पंजाब यूनिवर्सिटी के डॉक्टर विशाल जी और समग्र शिक्षा अभियान के मेरे मित्र सिंह साहब और जितने भी टीचर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबको मैं मेरी तरफ से नमस्कार करना चाहूँगा। आप सबको बहुत-बहुत अभिनंदन। उम्मीद है पिछला 4 घंटा जो मैंने आप लोगों के साथ 2 दिन 2-2 घंटा जुड़ा था, उससे कुछ आप लोगों को फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। आगे आज और कल भी शायद मेरा है और उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को जितना ज़्यादा हो सके मैं बेनिफिट दे सकूँ, पहुँचा सकूँ। आज का जो टॉपिक मुझे मिला है, वो है एडप्टेशन। यूट्यूब पे इन्होंने लाइव नहीं किया अभी तक। एडप्टेशन शब्द जो है वो बहुत ही एक देखने में आसान सा शब्द लगता है, लेकिन उसको समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स चीज हो जाती है। इसको बहुत ही लाइटली, बहुत ही आसान तरीके से हमारे लोगों ने इसको समझा है, आसान तरीके से इसको लिया है, लेकिन हकीकत में ये एक विशेष शिक्षक के लिए या एक आम शिक्षक के लिए, एक संस्था के लिए, प्रिंसिपल के लिए, कोऑर्डिनेटर के लिए या एक बोर्ड के लिए बाय एंड लार्ज या एक देश के लिए बहुत बड़ी एक चैलेंज हो जाती है। आप अगर एक बोर्ड लेवल में देखेंगे, सीबीएसई या पंजाब एज ए बोर्ड आप देखेंगे, उनका भी बहुत बड़ा रोल आता है एडेप्टेशन वर्ड को हम जब इस्तेमाल करते हैं। एक प्रिंसिपल की बहुत बड़ा रोल आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी रोल आ जाता है, टीचर लेवल में, सब्जेक्ट टीचर लेवल में बहुत बड़ा रोल आ जाता है और स्पेशल एजुकेटर की भी बहुत बड़ा रोल आता है, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम का भी बहुत बड़ा रोल आता है। ये इतना ही एक कॉम्प्लेक्स चीज है। तो आज हम इस कॉम्प्लेक्स चीजों को कुछ आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे ताकि आने वाले दिनों में इसके ऊपर हम लोग पूरी जोर लगा सकें। जितना सहज, जितना आसान तरीके से हम इस चीज को ले रहे हैं, थोड़ा बहुत एक प्रकार का खाना पूर्ति के तरीके से इस सब्जेक्ट को हमने लिया है, एडेप्टेशन सब्जेक्ट को। इसको खाना पूर्ति तरीके से ना लेते हुए बहुत ही एक सीरियस सीरियस अफेयर, बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स एंड सीरियस अफेयर, बहुत ही अहम अफेयर, राइट बेस्ड सर्विस शिक्षा में जो है, उस नजरिया से इसको आगे से आप लोग लेंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है आज की सेशन के बाद। इसको समझने के लिए हम लोग 3 शब्दों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। पहला शब्द जो है इस्तेमाल होती है, उसको हम कहते हैं एकोमोडेशन। एकोमोडेशन। दूसरा शब्द है एडप्टेशन। तीसरा शब्द है मोडिफिकेशन। तीनों का हिंदी में बता नहीं पाऊंगा क्योंकि हिंदी बताने से लोग ज्यादा कंफ्यूज कर जाएंगे, इसलिए मैं एब्सटेन करना चाहूंगा फ्रॉम गोइंग इनटू हिंदी। एकोमोडेशन में जो भी आपकी बच्चे हैं, स्कूल के जो भी कार्यकलाप जितने भी चल रहा है, उसमें हम जब किसी प्रकार की थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करते हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे करते हैं, एनवायरनमेंट को थोड़ा सा बदलने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा करिकुलम को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा इक्विपमेंट्स को थोड़ा सा कोशिश करने की कोशिश करते हैं, स्कूल में इंक्लूसिव प्रैक्टिस लाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, यूनिवर्सल डिजाइन को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करते हैं, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग की जो कॉन्सेप्ट है वो हम सभी टीचरों को देने की कोशिश करते हैं। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, जो अलग अलग बच्चों के लिए थोड़ा इंस्ट्रक्शन में हमें ऊपर नीचे करना होता है, अलग अलग थोड़ा बहुत प्रोविजन जो देने की कोशिश करते हैं, जिससे कोई खास मैंडेट, कोई खास तरीके से हमें कुछ करना नहीं होता है, उसको हम एकोमोडेशन लेवल की हम लोग बात करते हैं। उसके बाद जब हम देखते हैं कि ये जेनरिक, ये सारे चीजों से बच्चे की समस्या समाधान नहीं हो रही है, तो उसका थोड़ा सा ऊपर हमें जाना पड़ता है। जब थोड़ा सा उसको ऊपर जाते हैं तब हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं एडेप्टेशन। एडेप्टेशन की जब हम बात करेंगे तो अवधि, ड्यूरेशन, कंटेंट बदलने की बात करते हैं, स्ट्रेटेजी बदलने की बात करते हैं, इवैल्यूएशन सिस्टम बदलने की बात करते हैं, इंस्ट्रक्शन बदलने की बात करते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स बदलने की बात करते हैं। तो थोड़ा ज्यादा लेवल में हम बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, तब हम शब्द जो इस्तेमाल करते हैं
वो एडेप्टेशन शब्द इस्तेमाल करते हैं। तीसरा जो शब्द इस्तेमाल होती है वो मॉडिफिकेशन शब्द इस्तेमाल होती है। मॉडिफिकेशन ठीक इससे भी थोड़ा सा ऊपर लेवल की शब्द आ जाती है। उसमें हम लोग सब्जेक्ट को ही बदलने की हम बात कर देते हैं। उसमें हम कोई सब्जेक्ट हटाने की बात कर देते हैं, कोई सब्जेक्ट नया डालने की बात कर देते हैं, कोई नया कंटेंट ही डालने की बात करते हैं, कोई क्लास करिकुलम की बात करते हैं। तो ये तीनों चीजें मिला-जुला के हमारी एडाप्टेशन की कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली हमको समझ में आता है। दूसरा जो समझने वाली बात है, बच्चे के हिसाब से ये ज़रूरी नहीं है कोई बच्चे को आप ये तीनों में से किसी एक में क्लासिफाई करो। हो सकता है एक बच्चा सिर्फ एकोमोडेशन लेवल में आपकी थोड़ी बहुत मदद से स्कूल की थोड़ी बहुत मदद से, बोर्ड की थोड़ी बहुत मदद से वो आम तरीके से निकल जाए। एक बच्चा हो सकता है उसका कुछ चीज़ों में तो उसको एकोमोडेशन चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ों में उसको एडप्टेशन चाहिए। तीसरा एक बच्चा ये भी आ सकता है जिसको कुछ चीज़ों में एकोमोडेशन चाहिए, कुछ-कुछ चीज़ों में उसको एडप्टेशन चाहिए और कुछ-कुछ चीज़ों में उसको मॉडिफिकेशन भी चाहिए। जैसे आप एक से विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा एक ले लीजिए, समझना बड़ा आसान होगा। कई सारा सब्जेक्टों में विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए एकोमोडेशन ही काफ़ी है, क्योंकि वो आप और मेरे जैसा कई सारा सब्जेक्ट बड़ी आसानी से वो पढ़ सकते हैं। थोड़ी बहुत एकोमोडेशन की आवश्यकता होती है। अब उनका कुछ-कुछ सब्जेक्ट में जो है थोड़ा-सा एडप्टेशन करने की आवश्यकता आ जाती है। जैसे आप बात करेंगे ज्योग्राफी की बात करेंगे, साइंस की बात करेंगे तो थोड़ा-सा एडप्टेशन आपको करना पड़ेगा, तभी विजुअली इम्पेयर्ड एक ब्लाइंड बच्चा जो है साइंस, मैथ्स या ज्योग्राफी टाइप के सब्जेक्ट कर पाते हैं। लेकिन जब आप वही विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे की मॉडिफिकेशन की बात करेंगे, तो हम प्लस करिकुलम की बात कर देते हैं कि इसको ब्रेल सिखाना पड़ेगा, रीडिंग, ब्रेल राइटिंग इसको सिखाना पड़ेगा, एबेकस सिखाना पड़ेगा, टेलर फ्रेम सिखाना पड़ेगा, एक कोई सब्जेक्ट ओमिट करना पड़ेगा, कोई एक सब्जेक्ट उसके लिए हटाने की हम व्यवस्था कर रहे हैं, कोई नया सब्जेक्ट डालने की कोशिश कर रहे हैं, इस प्रकार की चीजें करना पड़ता है। तो तीनों कॉन्सेप्ट जो है ओवरलैपिंग है, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। जरूरी नहीं है कि कोई बच्चा जो है एकोमोडेशन से ही काम चल जाए या किसी बच्चे को मॉडिफिकेशन की बात आ जाए। ये एक-एक टीचर का पूर्णतः रूप से एक-एक बच्चा और एक-एक टीचर की आपसी एक तालमेल है कि एक बच्चे के लिए कोई एक लेवल सभी सब्जेक्टों में लागू होगा या 2 लेवल मिला के सब सब्जेक्ट में लागू करेंगे या अलग-अलग सब्जेक्टों को मिला के हमें तीनों लेवल में हमें सोचना पड़ेगा एकोमोडेशन, एडप्टेशन और मॉडिफिकेशन के बारे में। और इसके बारे में जब हम बात करेंगे तो पहला जो शब्द आपके सामने आएगा वो आएगा असेसमेंट करना, कि बच्चे की आकलन होना है जब हम एडप्टेशन की बात करेंगे। और ऐसे नॉर्मल आम आकलन करना और एडाप्टेशन की नजरिए से आकलन करने में थोड़ी-सी फर्क है। आम मूल्यांकन करना और एडाप्टेशन की नजरिए से मूल्यांकन करने में थोड़ी-सी फर्क आ जाती है। तो उसमें आप असेसमेंट जब आप करेंगे तब भी आप ये तीनों लेवल के बारे में अपने मन में थोड़ा-सा रखेंगे। एकोमोडेशन लेवल, क्या ऐसा सब्जेक्ट है, क्या ऐसा एक्टिविटी है जिसमें हल्का-फुल्का थोड़ा-सा हमें चेंज करने से ही बच्चा जो है पूर्णतः रूप से क्लास में शामिल हो जाएगा। तो एकोमोडेशन लेवल के हिसाब से क्या-क्या चीजें हैं वो हम नोट करें। एडाप्टेशन लेवल, क्या-क्या ऐसा चीजें हैं जिसमें थोड़ा ज़्यादा हमें चेंजेस लानी पड़ेगी ताकि बच्चा क्लासरूम में सेटल हो जाए या बच्चा करिकुलम को कर पाए। थर्ड लेवल में बच्चे को उस नज़रिए से देखेंगे क्या-क्या ऐसा चीज़ है जिसमें हमने बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन करने की आवश्यकता पड़ेगी, बहुत ज़्यादा बदलाव लाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो तीनों नज़रिया से आप बच्चे की असेसमेंट आपको करनी होगी। उसमें भी फर्दर अगर आप देखेंगे 2 लेवल में असेसमेंट करने की आवश्यकता होती है। एक होती है बच्चे का लेवल, बच्चा क्या है, बच्चे का एबिलिटीज़ क्या है, बच्चे का डिसेबिलिटीज़ क्या है, बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, बच्चे की वीकनेसेस क्या है, बच्चा क्या-क्या असिस्टिव टेक्नोलॉजी वगैरह यूज़ करता है। ये हो गया बच्चे से रिलेटेड चीज़ें जो आपको असेसमेंट करनी होगी इन डिटेल। और दूसरा आता है करिकुलम या गोल रिलेटेड, कौन-सा सब्जेक्ट, कौन-सा पढ़ाई, कौन-सा विषय बच्चा कर रहा है, उस हिसाब से आपको फिर एकोमोडेशन, एडप्टेशन या मॉडिफिकेशन के बारे में सोचना होता है। तो असेसमेंट को आप इस तरीके से बँटवारा कर लें कि हमें बच्चे की लेवल में बच्चे की डिटेल हमें जानना है, वो एक लेवल की असेसमेंट हो गई। और बच्चा क्या-क्या करने वाला है, क्या-क्या एक्टिविटी करने वाला है, बच्चे का गोल्स क्या होगी, बच्चे की सब्जेक्ट्स क्या-क्या होगी, उस हिसाब से हम असेसमेंट करें। और फर्दर जैसे मैंने पहले बताया कि एकोमोडेशन लेवल की
एडाप्टेशन लेवल की एडाप्टेशन और मॉडिफिकेशन लेवल की एडाप्टेशन, इसके ऊपर भी आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी एक एक बच्चे को लेके। दूसरा, जब आईपी के साथ लिंक की आप बात करेंगे तो थोड़ा सा देखना होगा, ये जब हम एडाप्टेशन की बात करते हैं, अकोमोडेशन की बात करते हैं, तो थोड़ा सा देखना होता है अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, ये तीनों चीजें देखना पड़ता है। नहीं तो कुछ कई बार हम लोग प्लानिंग तो कर लेते हैं, लेकिन हमें बाद में पता लगता है ये चीज तो अवेलेबल ही नहीं है। आपने मान लीजिए किसी बच्चे के लिए आपने लैपटॉप या कोई आईफोन या कोई आईपैड के जरिए कुछ प्लानिंग किया है, बाद में पता लगा ये तो अवेलेबल ही नहीं है। कुछ बच्चे का ऐसे हो सकता है आपने कुछ ऐसा प्लानिंग किया है जो बच्चे के लिए एक्सेसिबल नहीं हो, बच्चा वहां तक वो पहुंच नहीं पाता हो। आपने करिकुलम में कुछ ऐसे चीजें डाला हुआ है जहां तक वो बच्चा पहुंच नहीं पाता हो, ऐसा कोई एक्सपीरियंस, ऐसा कोई एक्टिविटी आपने डाला हो जो बच्चे के लिए एक्सेसिबल ही ना हो। तो पहला लेवल में था अवेलेबिलिटी, अवेलेबल है कि नहीं। सेकंड लेवल में हम जज कर रहे हैं कि वो सारे चीजें जो आप एडेप्टेशन की बात कर रहे हैं वो एक्सेसिबल है कि नहीं। तीसरा एक और अहम मुद्दा आ जाता है, जब आप गवर्नमेंट स्कूलों में काम करते हैं, फैमिलीज के साथ काम करते हैं और इंडिविजुअल बच्चे की बात करते हैं, तीसरा कॉन्सेप्ट आ जाता है अफोर्डेबिलिटी, अफोर्ड कर पाना। इतना पैसा, इतना समर्थ स्कूल के पास, टीचर के पास, बच्चे के पास, परिवार के पास है कि नहीं वो अफोर्ड कर सके। बिकॉज इतने सारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट हुई है। आप देखेंगे 1000 रुपया का मान लीजिए एक प्रोस्थेटिक लेग, एक प्रोस्थेटिक हाथ, एक नकली हाथ, आर्टिफिशियल हाथ या आर्टिफिशियल एक पैर जो है, तो 1000 रुपया का भी लगा के हम लोग देखते हैं गांव में इंसान घूम रहे हैं। और वही एक कार्बन हाईटेक जो है, वो हो सकता है 5 लाख का हाथ या 10 लाख का हाथ या 10 लाख का या 5 लाख का पैर लगा के इंसान चल रहा है। तो इतना ज्यादा डिफरेंस आ सकती है आपकी असिस्टिव टेक्नोलॉजी, एड्स एंड अप्लायंसेस में। एक बच्चे के पास एक साधारण मोबाइल नहीं है कम्युनिकेट करने के लिए, और दूसरे बच्चे के पास हो सकता है बहुत ही हाईटेक, एक बहुत ही सॉफ्टवेयर लोडेड एक कंप्यूटर हो, दूसरे बच्चे के पास एक लैपटॉप हो। तो ये अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी वाला चीज भी काफी हद तक हमें ध्यान में रखना पड़ता है जब हम एडाप्टेशन, एकोमोडेशन या मॉडिफिकेशन की बात करते हैं। दूसरा आप देखेंगे, इसके ऊपर हमें थोड़ी सी और आगे जाके हमें पता लगता है लेवल, कि क्या क्या लेवल के अंदर हम एडाप्टेशन की बात करते हैं। तो पहला लेवल जो होती है उसको हम कहते हैं करिकुलर लेवल, पाठ्यक्रम की लेवल में हम परिवर्तन की हम बात करते हैं। बेसिकली यहाँ करिकुलम का मतलब हम कहना चाह रहे हैं कंटेंट, सब्जेक्ट्स की बात हो रही है। तो सब्जेक्ट्स की जब हम बात करेंगे तो 3 शब्द मूलतः, जब आम एडेप्टेशन वर्ड जो है आम करिकुलम से आया हुआ है, जो आम बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं उनसे ये बात आया हुआ है, तो उसके अंदर जब आप देखेंगे 3 शब्द समझना आवश्यक होती है। एक सप्लीमेंट करना, एक सिंप्लीफाई करना, एक ऑल्टरनेट करना। सप्लीमेंट करना मतलब कोई एक सब्जेक्ट एक बच्चा पढ़ रहा है, जिस तरीके से पढ़ रहा है, जिस तरीके से करिकुलम है, उस तरीके से वो काफी नहीं है, उसको और भी कुछ एक्सपीरियंस, और भी कुछ एक्टिविटी, और भी कुछ लेसन्स एक्स्ट्रा देने की जरूरत है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं सप्लीमेंट, सप्लीमेंट लेवल की करिकुलम एडेप्टेशन। मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई एक कॉन्सेप्ट जब बच्चा सीख रहा है, उसको जितना एक्सपीरियंस, जितना करिकुलम के दिया हुआ है, जितना लेसन या जितना कंटेंट कवर करने के लिए दिया हुआ है, वो उतना उसके लिए काफी नहीं है। उसको और अलग से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा लेसन, एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस, एक्स्ट्रा एक्टिविटी देना पड़ेगा, तभी वो सीखेंगे। जैसे नॉर्मली आप और हम खाना खा के चल रहे हैं, आराम से शरीर चल रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें विटामिन अलग से लेना पड़ता है, तभी शरीर बेटर फंक्शन करता है। कभी कभी मिनरल अलग से लेना पड़ता है, तो इसको हम सप्लीमेंट कहते हैं। कि वो ठीक दवाई तो नहीं है, लेकिन उसकी बल अगर हमें मिल जाए, हम अच्छा फंक्शन करने लगते हैं, हमें अचीव होता है। एक ब्लाइंड बच्चे को आपने कोई एक कॉन्सेप्ट बताया है, एक आईडी बच्चे को, एक एसएलडी बच्चे को कोई एक कॉन्सेप्ट बताया है, जिस तरीके से क्लासरूम के अंदर वो बताया जा रहा है, जितना लेसन में परमिसेबल है, उसके अंदर वो काफी नहीं हो रहा है। एडिशनल एक स्टोरी बताना पड़ रहा है, एडिशनल एक एक्टिविटी बताना पड़ रहा है, एडिशनली बच्चे को गार्डन में ले जाके कुछ करवाना पड़ रहा है। तो एक्स्ट्रा जब आप कुछ देने की बात करते हैं, उसको हम कहते हैं सप्लीमेंट करना, कि नॉर्मल सिलेबस ही है, बस उसको एक्स्ट्रा कुछ कुछ देके हम
कर रहे हैं, तब हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं सप्लीमेंट लेवल की करिकुलम एडेप्टेशन। नेक्स्ट जो आता है वो आता है वर्ड, वो है करिकुलम जिसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, आसान बनाते हैं। आसान समझना बड़ा आसान होता है। जब आप हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा, एक एग्जांपल ले लीजिए, एक लेसन है, जिस लेसन में जो है सेंटेंस जो है, वाक्य जो है वो बहुत लंबी लंबी है, बहुत सारे नया नया शब्द उस लेसन में आ गया है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो है एक के बाद एक ठूस दिया हुआ है उस लेसन में। तो ऐसे में जब मेरे पास एक हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा आया है और मुझे पता है इस बच्चे की लैंग्वेज की थोड़ी सी कमी है, तो मैंने पहले मान लीजिए लंबे लंबे सेंटेंसों को किसी न किसी तरीके से मैंने छोटे छोटे सेंटेंस बना दिया। तो एक लेवल का मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। कहानी वही है, कॉन्सेप्ट वही है, बस क्योंकि लैंग्वेज में मेरे बच्चे को तकलीफ था, मैंने सेंटेंसेस छोटे छोटे कर दिया है। ये हो गया मेरा सेंटेंस लेवल में, मैंने मान लीजिए एक सिंप्लीफिकेशन कर दिया। सेकंड में मैंने देखा है कि कुछ कुछ वर्ड्स आपकी ऐसे थे, कुछ कुछ बहुत सारा नया नया शब्द आ रहा था जो थोड़ा मुश्किल हो रहा था बच्चे को, क्योंकि इतने सारे नए शब्द एक हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे के लिए या जिसका लैंग्वेज उतना अच्छा नहीं है, मुश्किल हो रहा था। तो मैंने वो सारे शब्दों को जो है उसका जो मिलता जुलता शब्द होता है, जिसको सिनोनिम्स कहते हैं, सिमिलर शब्द होते हैं जिसका मीनिंग सेम होता है, उस टाइप का शब्दों से मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो डिफिकल्ट वर्ड्स को मैं सिंपल वर्ड्स में कर दिया। ये वर्ड लेवल की मैंने सिंप्लीफिकेशन कर दी। उसका अलावा मान लीजिए कोई एक कॉन्सेप्ट जो है एक ही पैराग्राफ में दो कॉन्सेप्ट आ गया था, तो मैंने उस पैराग्राफ को जो है दो पैराग्राफ बना दिए। ये पैराग्राफ लेवल की मैंने मॉडिफिकेशन कर ली। फिर मुझे लग रहा है कि नहीं, ये तो पैराग्राफ तो है, लेकिन अगर एक इसके साथ अगर एक ग्राफिक, एक डिजाइन, एक पिक्चर टाइप का बना दिया जाता, शायद बच्चा बेहतर सीखता। तो मैं एक पिक्चर उसके अंदर डाल दिया, तो वो अलग प्रकार की एक सिंप्लीफिकेशन हो गई। इस प्रकार के क्रिएटिव टीचर के लिए बहुत से रास्ते होते हैं कैसे वो एक लेसन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई भी टीचर, जितने भी अच्छे टीचर्स होंगे, वो बेसिकली पॉपुलर तभी हो पाते हैं जब वो सप्लीमेंट कर पाते हैं, करिकुलम को सिंप्लीफाई कर पाते हैं। एंड आई कैन एश्योर यू, इसमें CWSN से इसका कोई खास लेना देना नहीं है। CWSN है तो डेफिनेटली हमें ज्यादा करना पड़ता है, लेकिन अगर आपके पास आम बच्चे भी है, जो टीचर ज्यादा से ज्यादा सप्लीमेंट्री एक्टिविटी, सप्लीमेंट्री एक्सपीरियंसेस, सप्लीमेंट्री लेसन्स बना सकते हैं, उनका पॉपुलैरिटी इतना ही ज्यादा होता है, आम बच्चे भी उतना ही ज्यादा सीख पाते हैं। सिमिलरली जो टीचर जितना ज्यादा सिंप्लीफाइड तरीके से सिखा सकते हैं, उतना ही ज्यादा वो टीचर पॉपुलर होते हैं। अभी पिछले 6 महीने से आपने देखा होगा, बिहार का एक साधारण गांव का एक शिक्षक, जिनको कंटेंट से कोई लेना देना नहीं है, जिनको कोई कंटेंट आता नहीं है, उनको लोग यूट्यूब में देख के उनको रिक्वेस्ट करते हैं। जैसे आपने आज उनको रिक्वेस्ट भेजा है कि मुझे जो है ब्लैक होल के बारे में, ब्रह्मांड के जो ब्लैक होल की कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बताए जाए। तो अगला 3-4 दिन वो स्टडी करते हुए वो उस ब्रह्मांड की कॉन्सेप्ट को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल के जरिए, बहुत सिंपल घरेलू भाषा में वो अपने तरीके से डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल करते हुए, ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करते हुए, कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए वो बहुत आसानी से उस कॉन्सेप्ट को सिखाते हैं। और वो टीचर आज की डेट में यूट्यूब में उनके मिलियंस, मिलियन मतलब 10 लाख, तो 1 मिलियन नहीं, बहुत सारे मिलियन, 7-8 मिलियन मतलब 70 लाख के आसपास उनके फॉलोअर्स हो चुके हैं। क्योंकि वो टीचर कंटेंट से उनको लेना देना नहीं है। उस टीचर को, ही इज ए टीचर हु हैज लर्न्ड, उन्होंने सीखा है करिकुलम एडेप्टेशन इन रेफरेंस टू सिंप्लीफाइंग ए कंटेंट। एक कंटेंट को कितना सिंपल तरीके से किसी को कहा जा सकता है, समझाया जा सकता है, उसके ऊपर उन्होंने काम किया है। तो मैंने उनका भी वीडियो स्टडी किया है, स्टडी करके देखा है शब्दों को कैसे, एक एक शब्दों को वो अलग अलग छोटे छोटे साधारण शब्दों के साथ लिंक कर पा रहे हैं, सेंटेंसेस को, वाक्यों को कैसे लंबे वाक्यों को छोटे छोटे वाक्य कर रहे हैं, वो आसान लैंग्वेज, आसान भाषा में छोटा सेंटेंस कैसे यूज कर रहे हैं, बीच में स्टोरी ला रहे हैं, घरेलू एग्जांपल्स ला रहे हैं, ग्राफिक्स ला रहे हैं, पिक्चर्स ला रहे हैं, जिससे कोई भी एक आम आदमी जो PhD के स्टूडेंट है फिजिक्स के, जिसको ब्लैक होल के बारे में पढ़ना हो, या एक दूसरी क्लास की बच्चा हो जिसको ब्रह्मांड क्या है वही ठीक से पता नहीं है, लेकिन उनके लेक्चर्स के बाद, उनका वो 15 मिनट के वीडियो के बाद ब्लैक होल क्या है वो आपको बढ़िया तरीके से वो समझा सकते हैं। तो अब देखिए इतना सिंपल हो गया
कि एक दूसरी क्लास के बच्चा और एक पीएचडी की बच्चा भी वो ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट को समझ पा रहा है। उसका मतलब है जो आईडी बच्चे आपके पास है, इंटेलेक्चुअली चैलेंज बच्चे हैं, जिसका मेंटल एज मान लीजिए 7 साल का है, वो भी बच्चा इस ब्लैक होल की कॉन्सेप्ट को समझ पा रहा है। तो सिंप्लीफिकेशन जो एडेप्टेशन की एक लेवल है, उसमें इतना कलाकारी अ, अंदर है। मैं खुद अपनी जब पढ़ाई को रिलेट करता हूँ, तो मुझे याद है मेरे प्राइमरी स्कूल में एक टीचर थे, आकलू नाम के थे वो। हम लोग उनको आकलू दादाजी कहते हैं, असम में दादाजी को आता कहते हैं, तो आकलू आता कहते थे। तो मुझे याद है वो आकलू आता ने मुझे गुरुकुल टाइप का शिक्षा दिए थे, चौथी कक्षा तक। और उस समय उन्होंने बिल्कुल एग्जैक्टली यही काम किया था, कैसे सिंपल तरीके से कोई एक कॉन्सेप्ट बताया जाए। उसमें उन्होंने बहुत सारे स्टोरी लेके आते थे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेके आते थे, लैंग्वेज सिंपल कर देते थे, बहुत सारा इलस्ट्रेशंस डालते थे, बहुत सारा ग्राफिक टाइप का डिजाइन बनाते थे, फ्लोर में ही, मतलब जमीन में ही वो बताते थे। शब्दों का, एक एक शब्दों का 10-10 छोटे छोटे रिलेटेड मीनिंग्स बताते थे, उसको रिलेट करने के लिए हमारी एक्सपीरियंसेस का साथ उस कॉन्सेप्ट को रिलेट करते थे। तो मुझे मेरी लर्निंग क्लास चौथी क्लास तक बहुत ही बढ़िया हुई थी। तो सिंप्लीफिकेशन के ऊपर हमें टीचर को कैसे जोर लगाना है एडेप्टेशन में, उसमें ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट में आता है ऑल्टरनेट करिकुलम, जिसको ऑल्टरनेट किया जाए, किसी के बदली कुछ दिया जाए कि ये नहीं हो पाएगी, ये इस बच्चे के लिए सूटेबल नहीं है, इसके बदले कुछ और लाया जाए। ये लेसन सूटेबल नहीं है, इसके बदले कुछ और लेसन लाया जाए। ये सब्जेक्ट सूटेबल नहीं है, इसके बदले कुछ और एक सब्जेक्ट लाया जाए। ये यूनिट सूटेबल नहीं है, इस यूनिट के बदले कोई और एक यूनिट लाया जाए। ये भाषा सूटेबल नहीं है, इसके बदले कोई और भाषा लाया जाए। इस प्रकार के जब आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उसको ऑल्टरनेट कहते हैं। इसके अंदर आप प्लस करिकुलम भी ला सकते हैं। जैसे फंक्शनल करिकुलम की आप बात करते हैं, स्पेशल नीड बच्चों की ऑटिज्म, आईडी, सेरेब्रल पाल्सी के लिए आप फंक्शनल करिकुलम की बात करते हैं। अभी नया न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत ज्यादा जोर दिया गया है लाइफ स्किल के ऊपर, फंक्शनल स्किल्स के ऊपर, स्किलिंग के ऊपर, एम्प्लॉयबिलिटी के ऊपर। तो वो सब चीजें जब आप जुड़ा के स्टडी करते हैं तो अल्टरनेट वाला विषय में आ जाता है। आने वाले दिनों में उम्मीद है जब आप लोगों को बेहतर ट्रेनिंग मिलेगी, रेगुलर टीचर को बेहतर ट्रेनिंग मिलेगी, एनपी के हिसाब से नया जो पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी आया है, उस हिसाब से जब आपकी पाठ्यक्रम चेंज होंगे, बदलेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि ऑल्टरनेट करिकुलम की जरूरत जो है दिन ब दिन कम होता जाएगा। करिकुलम जितना ही ज्यादा रिजिड हो, उतना ही ऑल्टरनेट करिकुलम की जरूरतें ज्यादा हो जाती है। करिकुलम जितना ही लूसिड हो, जितना ही फ्लेक्सिबल हो, जितना ही स्किल ओरिएंटेड हो, जितना ही फंक्शन ओरिएंटेड हो, जितना ही लाइफ स्किल ओरिएंटेड हो, उतना ही आपको ऑल्टरनेट करिकुलम की जरूरत कम होती जाएगी। अभी इंडिया में, भारत में ऑल्टरनेट करिकुलम की जरूरत बहुत ज्यादा है। तभी आप देखेंगे आईडी बच्चे अलग पढ़ रहे हैं, सीपी बच्चे अलग कुछ पढ़ते हैं, डीबी वाले अलग कुछ कर रहे हैं, क्योंकि ऑल्टरनेट करिकुलम, फ्लेक्सिबल करिकुलम के ऑप्शंस कम थे। तभी ये नया शिक्षा नीति जो आया हुआ है, उसमें इसके ऊपर बहुत ज्यादा जिक्र की गई है। तो आने वाले दिनों में हम उम्मीद करेंगे कि आप लोगों की खुद जो अल्टरनेट करिकुलम की जो चर्चा हम कर रहे हैं, इसकी लोड आप लोगों का रेगुलर टीचर भी बहुत ज्यादा आपके साथ शेयर करेंगे इस क्षेत्र में, या माता पिता के लिए भी आसानी होगी। अभी भी अगर आप देखेंगे, हम जब सीबीएसई की 10वीं के एग्जाम देने के लिए गए थे, तो 5 ही सब्जेक्ट हुआ करता था। आपको चाहे ना चाहे, आपको पसंद हो ना पसंद हो, आपको 5 या 6 सब्जेक्ट में आपको परीक्षा देना होता था। आज की डेट में जब आप सीबीएसई की बात करते हैं तो 25 सब्जेक्ट नजर आते हैं। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे 100 सब्जेक्ट होंगे। तो जितने जितने सब्जेक्ट्स बढ़ते जाएंगे, उतने ही ऑल्टरनेट करिकुलम की रिक्वायरमेंट जो है वो कम होती जाएगी। हाउएवर स्पेशल नीड के हिसाब से, बच्चे की जरूरतों के हिसाब से हमें फिर भी ऑल्टरनेट करिकुलम जरूरत पड़ेगी। लेकिन जैसे जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन की स्ट्रक्चर स्ट्रांग होता जाएगा, रेगुलर एजुकेशन की स्ट्रक्चर ज्यादा से ज्यादा इंक्लूसिविटी की तरफ चला जाएगा, ऐसे ऐसे ऑल्टरनेट करिकुलम की रिक्वायरमेंट जो है वो कम होता जाएगा। नेक्स्ट जो लेवल आती है, वो आती है आपका इंस्ट्रक्शनल लेवल। करिकुलम एडेप्टेशन कर रहे हैं, लेवल स्टडी कर रहे हैं, उसके अंदर इंस्ट्रक्शनल लेवल एडेप्टेशन की हम बात कर रहे हैं। इंस्ट्रक्शन मतलब टीचर जो बच्चों के साथ बातचीत कर रहे हैं, रिटन में कुछ बोल रहे हैं, या हर्बली कुछ बोल रहे हैं, या इशारों से कुछ बोल रहे हैं। ये तीनों चीजों को हम कहेंगे इंस्ट्रक्शंस देना। चाहे आप लिखित रूप में कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, चाहे कथित रूप में दे रहे हैं, या इशारों के तरीके से आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। जब इंस्ट्रक्शन देते हैं, नॉर्मली आप 2 चीजों के लिए इंस्ट्रक्शन देते हैं बच्चों को।
एक तो बच्चों के अंदर कुछ घुसाने के लिए, बच्चों के अंदर कुछ डालने के लिए, कोई कंटेंट, कोई ज्ञान, कोई एक्सपीरियंस, कुछ चीज बच्चा समझ जाए, इनपुट कहते हैं उसको। सेकंड है आउटपुट, आप ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं बच्चे से कुछ निकल के बाहर आए, तो इनपुट लेवल एडेप्टेशन। आप क्या इंस्ट्रक्शन दे इनपुट में फर्क आए, क्या ऐसा इंस्ट्रक्शन दे बच्चे की आउटपुट में फर्क आए। मैं एक बच्चे को जानना चाहता हूं कि उसको एम्बुलेंस के बारे में पता है कि नहीं, तो मैं इनपुट लेवल में किस प्रकार का इंस्ट्रक्शन दिया और आउटपुट लेवल में क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं। अब आउटपुट लेवल में मैं पूछा हूं एक बच्चे से एम्बुलेंस क्या होती है, ये एक टाइप ऑफ आउटपुट लेवल इंस्ट्रक्शन हो गया। दूसरे बच्चे से मैं पूछ रहा हूं अगर बीमार हो जाती है कौन सी गाड़ी आती है लेने के लिए। तीसरे बच्चे से मैं पूछ रहा हूं सड़क में चलते समय जो लाल बत्ती गाड़ी आती है जिसके अंदर मरीज उरीज होते हैं उस गाड़ी को क्या कहते हैं। चौथे बच्चे से मैं पूछ रहा हूं कि हॉस्पिटल वाले जो मरीज को जो इधर उधर ले जाते हैं उस गाड़ी को क्या कहते हैं। पांचवें बच्चे से पूछ रहा हूं एम्बुलेंस कौन सी गाड़ी होती है। ऑप्शन ए आलू प्याज धोने के लिए, ऑप्शन बी पैसेंजर को यहां से बस स्टॉप से लेके कॉलेज ले जाने के लिए, ऑप्शन सी मरीजों को घर से हॉस्पिटल या हॉस्पिटल से घर लाने के लिए। तो आप देखिए आउटपुट में कितना सारा मैंने एडेप्टेशन करके आपको बताया कि सवाल तो एक ही था, आंसर भी एक ही था, मुझे बस जानना था कि बच्चे को एम्बुलेंस का मतलब पता है कि नहीं। सभी क्वेश्चंस आप देखेंगे मैंने जितने सारे क्वेश्चन पूछा सब में जिसने भी करेक्ट आंसर दिया सबको मुझे तो नंबर पूरा एक ही जैसा देना पड़ेगा। सबके लिए एक ही सवाल था, उत्तर भी एक ही था, लेकिन आउटपुट का इंस्ट्रक्शनल में मैंने कितने सारे चेंजेस किया। ठीक उसी तरीके से जब आप इनपुट की बात करेंगे इनपुट में भी आप बहुत सारा एडेप्टेशन कर सकते हैं। एक बच्चे को मैंने लंबा एक पैराग्राफ एक ही सांस में एकदम से बता दिया। एक बच्चे को मैंने ड्राइंग करके एम्बुलेंस के बारे में बता दिया। एक बच्चे को एक स्टोरी के जरिए हम एम्बुलेंस के बारे में बता दिया। दो चार बच्चों को मिला के क्लासरूम में ड्रामा थिएटर म्यूजिक के जरिए कुछ ना कुछ एक्टिंग उक्टिंग करके एम्बुलेंस के बारे में हम बता रहे हैं। उसके बाद मैंने कंप्यूटर में एम्बुलेंस के बारे में कुछ करके कंप्यूटर में दिखाया, टीवी में दिखाया, कोई एक सिनेमा दिखाया एम्बुलेंस से रिलेटेड, एम्बुलेंस से रिलेटेड कोई और एक्टिविटी कराया हम सब लोगों ने मिलके। तो इनपुट देने की भी कितने सारे एडेप्टेशन मेरे अंदर संभव है। तो ये जो है ये आपका सेकेंड लेवल ऑफ एडेप्टेशन कहते हैं, जिसको इंस्ट्रक्शनल एडेप्टेशन कहते हैं। वो फर्दर आप इनपुट और आउटपुट लेवल में काम कर सकते हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट जो थर्ड लेवल ऑफ एडेप्टेशन है वो है इकोलॉजिकल। इकोलॉजिकल मतलब घरेलू भाषा में उसको कहेंगे वातावरण, माहौल, माहौल या वातावरण से जुड़े हुए एडेप्टेशन। इसके अंदर फिर आप लोग देखेंगे कोई मुश्किल चीजें नहीं है। आप छोटा सा एग्जांपल लेके भी स्टडी करेंगे। कहाँ एडेप्टेशन करना है, जगह, जगह कौन सी जगह में एडेप्टेशन होगी, कब एडेप्टेशन करना होगा और कौन और किसके लिए करना होगा। कौन करेगा वो एडेप्टेशन, किसके लिए करेगा, किस समय करेगा और किस जगह में वो करनी होगी। तो इसके ऊपर भी आप लोगों का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। जब भी किसी बच्चे के ऊपर आप बात करेंगे तो उसकी माहौल के हिसाब से भी एक बार हमें सोचना पड़ेगा। मैं पुनः रिपीट कर देता हूं, किस जगह का एडेप्टेशन करेंगे, कौन सा जगह, कौन सा प्लेस। दूसरा, किस समय के लिए आप एडेप्टेशन वो चाह रहे हैं। तीसरा, कौन करेगा वो एडेप्टेशन और किसके लिए वो एडेप्टेशन करना पड़ेगा। ये होगी आपकी मूलतः लेवल्स ऑफ एडेप्टेशन। नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट जो लेंगे वो हम लेंगे आपका टाइप ऑफ एडेप्टेशन के ऊपर, कि एडेप्टेशन का कितना कितना टाइप हो सकता है। यकीन मानिए अभी तक आप लोगों को मैंने जितना बातें बता दी, आगे जाके वो सभी बातों की केवल रिपीटेशन ही मुझे करना पड़ेगा, बिकॉज सब्जेक्ट ऐसे लिखे हुए हैं कि इसीलिए मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए अलग अलग हेडिंग में इस सब्जेक्ट को लिया है। लेकिन जितना मैंने आप लोगों को बताया आगे उतना अगर समझ में आ गया, आगे की चीजें उतना ही आसान, बिकॉज वो रिपीटेशन होने वाली है आगे की चीजें। तो टाइप ऑफ एडेप्टेशन ग्लोबली विश्व भर में 9 हिस्सों में बांटा हुआ है, 9 हिस्सों में बांटा हुआ है। हालांकि हमने सारा हिस्सा आपके साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको बता दिया है पहले। पहला जो है उसको इनपुट, इनपुट
अभी अभी हमने आपसे बात किया था, बहुत सारा एग्जाम्पल भी दिया था कि टाइप ऑफ एडेप्टेशन, इनपुट का एडेप्टेशन। अभी अभी मैंने बहुत सारा आपको एग्जाम्पल दिया था एम्बुलेंस को लेके। तो इंस्ट्रक्शन, जब हम बातें कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन लेवल की, इनपुट में कितना सारा हम फर्क डाल सकते हैं। टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरे जो एग्जाम्पल दिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि मौखिक रूप से कर रहे हैं, लिखित रूप से कर रहे हैं, बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, खिलौने का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्टिविटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्सपीरियंसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अलग अलग इनपुट तरीके से आप एक एडेप्टेशन को समझ सकते हैं। नेक्स्ट, थोड़ी देर पहले मैंने बात किया था आउटपुट, ये भी एक लेवल के अंदर आता है। तो आउटपुट का एडेप्टेशन, तो इसके अंदर दो प्रकार का है। एक, टीचर किस प्रकार का इंस्ट्रक्शन देगा कि आउटपुट सेम निकलेगा, ये हो गया पहला आउटपुट लेवल एडेप्टेशन। आउटपुट लेवल की दो हिस्सों में बात करेंगे। पहला जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि टीचर कैसे 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 अलग अलग तरीके से उसको सवाल पूछेगा कि आउटपुट सेम आएगा, ये हो गया आउटपुट लेवल एडेप्टेशन 1। आउटपुट लेवल एडेप्टेशन 2 द्वितीय टाइप का जो है, बच्चे से जो अब आप उम्मीदें करते हैं, बच्चे का जो गोल सेटिंग करते हैं, बच्चे का जो टारगेट रखते हैं, उसी को अगर आप आगे पीछे करते हैं तो आपको वो आउटपुट का एडेप्टेशन कहते हैं। तो जरूरी नहीं है एक लेसन आप भी पढ़ रहे हो, मैं भी पढ़ रहा हूं, दोनों का आउटपुट एक ही हो। हम एडेप्टेशन कर सकते हैं दोनों का आउटपुट बिल्कुल अलग हो। हम एक अंग्रेजी का लेसन पढ़ रहे हैं, दो स्टूडेंट है। एक स्टूडेंट जो है, हम उसका आउटपुट में बहुत ज्यादा वर्बली वो इंग्लिश में बहुत अच्छा एक्सप्रेस कर पाएगा, ऐसा आउटपुट में हम ज्यादा जोर डाले हुए हैं। एक बच्चा है, रिटन में वो बहुत अच्छा आउटपुट देगा, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। एक बच्चा है, लिटरेचर कंपोनेंट ऑफ द लेसन, लेसन का जो साहित्यिक कंपोनेंट है उसमें वो बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगा, ऐसा आउटपुट कंपोनेंट हमने लिया हुआ है। चौथा बच्चा है जिसके लिए हम ग्रामर लेवल का जो कंपोनेंट है उसमें वो बढ़िया परफॉर्म करेगा, उसके ऊपर हमने लिया हुआ है। अब देखिए, अभी मैंने आईक्यू की बात ही नहीं, बच्चे की एप्टीट्यूड के हिसाब से मैंने आपको 4 लेवल में बंटवारा कर दिया सिर्फ आउटपुट में। अब बच्चे की जब आप एबिलिटी की आप बात करेंगे, देखिए अब आप कितने सारे और बंटवारा हो पाएगी आपके आउटपुट में। तो कोई बच्चा है जो मान लीजिए लंबा एक पैराग्राफ लिखेगा, कोई बच्चा छोटा पैराग्राफ ही लिख पाएगा, कोई बच्चा सेंटेंस लेवल लिख पाएगा, कोई लेवल बच्चा वर्ड लेवल लिख पाएगा, कोई बच्चा जो है मल्टीपल चॉइस में आंसर दे पाएगा, कोई बच्चा ट्रू फॉल्स में ही आंसर दे पाएगा। तो आउटपुट में अलग अलग तरीके से आप लोग आउटपुट को फ्रेम कर सकते हैं। कोई बच्चा जो है बिल्कुल लिखने में नहीं करेगा, वो वर्बली ही आपको बताएगा। वर्बली भी आप अगर देखें, कोई बच्चा पूरा पैराग्राफ में बताएगा मौखिक रूप से, कोई बच्चा सेंटेंस बोलेगा, कोई वर्ड में बोलेगा, कोई शायद इशारे से सिर्फ बोलेगा। तीसरा बच्चा आ सकता है आउटपुट में, वो सिर्फ कंप्यूटर का इस्तेमाल देके करके ही आपको बता पाएगा। चौथा बच्चा ये भी आ सकता है जो आपका कोई एक्टिविटी करके आपको सिर्फ समझा पाएगा कि उसको समझ में आ गया है। कई ऑटिस्टिक बच्चा, कई आईडी के बच्चे हमारे पास आते हैं जिनको आप सवाल जवाब करते हैं तो समझ ही नहीं आता है इसको आता है कि नहीं आता है। आप एक आईडी बच्चे को आप पूछेंगे, मान लीजिए चाय बनाने की तरीका बताओ, एक ऑटिस्टिक बच्चे को पूछेंगे चाय बनाने की तरीका बताओ, हो सकता है वो बता ही नहीं पा रहा हो, वह बताते समय बहुत उल्टा पुल्टा बता रहा हो, कोई स्टेप इधर का उधर, उधर का उधर कर रहा हो, लेकिन वो काम को करने दे, पता लगा वो काम को बढ़िया तरीके से करके ला रहा है। तो आउटपुट में ये जरूरी नहीं है हमारी जो करंट सिस्टम है उस सिस्टम को हम फॉलो करें। तो जैसा मैंने कहा है आपको, अनगिनत तरीके से आप आउटपुट को फ्रेम कर सकते हैं इन करिकुलम एडेप्टेशन। नेक्स्ट आता है समय अवधि। आमतौर पे जो शिक्षा की जो हमारी सिस्टम है करिकुलम में, उसमें आप देखेंगे हर एक चैप्टर, हर एक लेसन, हर एक यूनिट और पूरी सिलेबस के लिए अवधि दिया हुआ रहता है कि टीचर कितना घंटा पढ़ाएगा, कितना घंटा होमवर्क देगा, कितना घंटा क्लास वर्क देगा, कितना घंटा उसको असाइनमेंट दी जाएगी, कितने घंटा उसका इवैल्यूएशन की जाएगा, क्लासरूम में कितने घंटे वो लोग आपस में डिस्कशन करेंगे, कितने घंटा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी, कितने घंटा जो है इंस्ट्रक्शन बेस्ड लर्निंग होगी। ये सारा आजकल के मॉडर्न करिकुलम के पार्ट है, ये सारे दिए हुए रहते हैं। इन सब की जब अवधि में, समय में आप कुछ अंतर करते हैं, उसको हम कहते हैं टाइम बेस्ड टाइप ऑफ एडेप्टेशन। अवधि को लेके हम एडेप्टेशन कर रहे हैं। मेरे लिए हो सकता है 10वीं क्लास के लिए आपने 1 साल ना रख के 2 साल का टारगेट किया, इट इज ऑल्सो अलाउड। मेरे लिए हो सकता है आपने डेली का 1 घंटा आपने एक्स्ट्रा रखा, किसी के लिए हो सकता है डेली का आपने आधा घंटा एक्स्ट्रा रखा।
किसी के लिए हो सकता है आपने स्कूल में तो सेम टाइम रखा हो, घर में 1 घंटा उसके लिए एक्स्ट्रा पढ़ाई का आपने कुछ रखा हो। किसी के लिए वीकली आपने 1-2 घंटे का एक्स्ट्रा रखा हो। किसी के लिए हो सकता है आपने पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंटेंट में आपने एक्स्ट्रा रखा हो। किसी के लिए हो सकता है आपका पर्टिकुलर लेसन में आपने एक्स्ट्रा रखा हो समय, और किसी के लिए हो सकता है पर्टिकुलर लेसन में आपने कम रखा हो। एक ऑटिस्टिक बच्चा है, रोट मेमोरी बहुत शार्प है उसका, जो रोट मेमोरी बेस्ड जो कंटेंट है उसके लिए हो सकता है आपने समय कम कर दिया, क्योंकि उसको एक बार पढ़ने के बाद वो रट्टा लगाने दोगे, उसको रिपीट करने दोगे, वो जिंदगी भर उस हो सकता है चैप्टर को रिपीट कर पाए। तो इट इज ए वेरिएबल कॉन्सेप्ट। तो टाइम एडेप्टेशन का मतलब ये नहीं कि सब में टाइम बढ़ाना ही है, हो सकता है किसी किसी कॉन्सेप्ट में टाइम घटाने की भी नौबत आ जाए। वी हैव लॉट ऑफ चिल्ड्रन विथ हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, वी गेट लॉट ऑफ चिल्ड्रन विथ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, कभी कभी ऑटिज्म बच्चे ऐसे मिलते हैं, कभी कभी सेरेब्रल पाल्सी बच्चे ऐसे ब्राइट बच्चे मिल जाते हैं, जिसके लिए करिकुलम में समय हम कम भी कर देते हैं एक पर्टिकुलर लेसन में, और दूसरा लेसन में बढ़ाना पड़ जाता है। तो इसका भी कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। सो इट कैन बी ईयर बेस्ड, it can be months based, it can be semester based, it can be subject based, it can be unit based, it can be lesson based, it can be particular स्पेसिफिक स्किल बेस्ड जो टाइम की आप एडेप्टेशन की बात करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका डिफिकल्टी लेवल। डिफिकल्टी लेवल कंटेंट जो है, एक लेसन जब हम पढ़ेंगे उसका डिफिकल्टी लेवल को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं एक बच्चे के लिए, किस डिफिकल्टी लेवल में आप उस बच्चे को रखेंगे। जब हम मान लीजिए 2 डिजिट एडिशन की हम बात करें, ऊपर 2 डिजिट, ऊपर 2 संख्या, नीचे 2 संख्या, 2 डिजिट ऊपर 2 डिजिट नीचे, उसका हम जोड़ का हम कर रहे हैं या घटा का कर रहे हैं, जिसके भी कर रहे हैं। जब ऐसी कोई आप सम लेंगे, मेरे पास ऑप्शन है ऊपर के दोनों डिजिट जो है वो मैं छोटा छोटा डिजिट रखूं, नीचे के दोनों डिजिट में छोटा छोटा रखूं, और दोनों का जो है जोड़ जो है नीचे जाके 5 से ज्यादा हो ही ना। ऊपर है 1 और 2, नीचे है मान लीजिए 1 और 1, तो 1 और 1 मिला के इधर 2 हो गया, इधर 1 और 1 मिला के 2 हो गया। इस टाइप के भी हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट लेवल में इसी दूसरा एक बच्चा उसी लेवल में उसी क्लास में है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ा के हमने कर दिया, ऊपर के दोनों डिजिट जो है वो थोड़े बड़े होंगे, नीचे के दोनों डिजिट थोड़े बड़े होंगे, और उनका जो है जोड़ जो जाएगी नीचे जाके 5 से ऊपर जाएगी। तो राइट हैंड वाला जो लाइन है 2 और 3 मिला के 5 हो गया, लेफ्ट हैंड वाला लाइन जो है 3 और 3 मिला के 6 हो गया। थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल में अंतर आई, कॉन्सेप्ट एक ही है। कॉन्सेप्ट क्या था हमारा? 2 लाइन का एडिशन करना। नेक्स्ट लेवल में हमने कैरी ओवर लाया, कि कैरी ओवर एक साइड का ही होगा। कैरी ओवर को हिंदी में क्या कहेंगे? उधारी लेना जिसको कहते हैं, या पहले वाला नंबर हम आपने लिख लिया, जैसे 45, 4 और 5, नीचे वाला नंबर है 1 और 6। तो जब जोड़ करेंगे तो ऊपर वाला नंबर जो है 45 था, नीचे वाला 1 और 6 था, 5 और 6 मिला के 11 हो गया। तो एक आपका कैरी ओवर में आ गया, तो 4 के ऊपर 1 आ गया, 4 1 5 1 6, नीचे 61 आंसर आया, जिसमें एक संख्या को 10 के आगे चला गया, तो उसको इस साइड लाना पड़ा। तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही था हमारा, 2 लाइन का एडिशन का था। नेक्स्ट लेवल में हमने दोनों लाइन में ही संख्या बढ़ा दी। ऊपर वाला नंबर हमने कर दिया मान लीजिए 68, नीचे वाला नंबर हमने कर दिया मान लीजिए 55। अब इसमें देखेंगे 68 और 55 को जब आप जोड़ने की बात करेंगे तो 8 पास 13 हो गया, मतलब एक ऊपर आ गया, और 6 पास पहले से ही 11 है ऊपर, और एक पहले से ही लगा हुआ है। तो डिफिकल्टी लेवल आपकी बढ़ गई। तो क्वेश्चन तो एक ही था, लेकिन उसमें भी आपने डिफिकल्टी लेवल में फर्क किया। ये तो मैं एक छोटा सा एक उदाहरण दिया आपको। अदरवाइज अलग अलग सब्जेक्ट की नजरिया से आप डिफिकल्टी लेवल को आप अगर समझना चाहेंगे, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट के अंदर कितना छोटा छोटा कॉन्सेप्ट उसके अंदर समाया होता है। और न्यूरोसाइंस के हिसाब से, न्यूरल ग्रोथ के हिसाब से, न्यूरल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, लर्निंग के हिसाब से ये छोटी चीजें नहीं होती, ये बहुत बहुत बड़े चीजें होती है। तो एज ए टीचर हम लोगों को ये डिफिकल्टी लेवल वाला कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करनी होती है, कि कैसे एक कॉन्सेप्ट को हम छोटे छोटे और बहुत सारा डिफिकल्टी लेवल अलग अलग कॉन्सेप्ट के अंदर
बात करें, जब इस तरीके से आप प्रैक्टिस जब करेंगे तो आपका एररलेस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लर्निंग की कॉन्सेप्ट आ जाता है। बच्चे को जैसे जैसे आप आगे लेके जाना चाहेंगे, बच्चा गलती नहीं करेगा क्योंकि आपने जंप नहीं किया। आपने एक लेवल और दूसरा लेवल में इतना बढ़िया तरीके से एडेप्टेशन किया है कि बच्चा जब एक लेवल सीख के दूसरा लेवल में जाता है, उसके लिए इतना छोटा सा ही लर्निंग एक्सपीरियंस आपने रखा है कि वो आसानी से सीख जाता है। तो फेलियर भी नहीं होता है बच्चे का, मोटिवेशन भी बना रहता है और स्टेप वाइज बच्चा सीख भी जाता है। दूसरा एक छोटा सा एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का नाम ही मैं लिखना सिखा रहा हूँ, आसान बना के बता रहा हूँ। वैसे तो करिकुलर एडेप्टेशन में बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट हो जाता है, समय कम है तो आसान तरीके से आपको बताना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हिमांशु दास नाम लिखना उसको सिखाना है, तो मैंने पहले हिमांशु वर्ड को टारगेट किया और मुझे पता है कि करिकुलम के हिसाब से पहले हिमांशु शब्द के साथ हिमांशु शब्द का मिलन करना उसको सीखना होगा, जिसको हम लोग मैचिंग करते हैं। मेरे हाथ में हिमांशु का कार्ड है, आपके सामने जो है हिमांशु शब्द है और अलग अलग नाम के शब्द हैं। आप इस शब्द को देखते हुए आप उसमें से उन चारों कार्ड में से कौन सा हिमांशु है उठा के मुझे दिखाइए। तो ये हो गया मिलन करना, मैचिंग करना। सेकेंड लेवल में हम लोग कहते हैं आइडेंटिफाई करना, जिसके अंदर मैं बोलूंगा हिमांशु और आप दिखाएंगे हिमांशु। इन चारों में से चारों कार्ड में से कौन सा कार्ड में हिमांशु लिखा हुआ है वो आप दिखाएंगे, जिसको हम कहेंगे आइडेंटिफाई करना। कि मैं बोल रहा हूं हिमांशु और आप हिमांशु, चार कार्ड में से हिमांशु के ऊपर आप उंगली डाल रहे हैं। थर्ड लेवल में हम कहेंगे कि मैं दिखाऊंगा और आपको बोलना पड़ेगा। मैं उंगली रखूंगा हिमांशु नाम के ऊपर और आपको बोलना पड़ेगा ये हिमांशु नाम है कि नहीं। मैं राम के ऊपर रखा तो आपको दिखाना पड़ेगा ये हिमांशु नहीं है। तो इसको कहेंगे नेमिंग लेवल, नाम बोल पाना, नेमिंग लेवल। फोर्थ लेवल में हम कहेंगे जनरलाइजेशन, कि कहीं भी हिमांशु नाम लिखा हुआ देखा तो बच्चा तुरंत बोल सके। एक कार्ड वगैरह के परे कहीं भी कॉपी में लिखा हुआ है, पेंसिल में लिखा हुआ है, कहीं कार्डबोर्ड में लिखा हुआ है, मेरे कोई किताबों में लिखा हुआ है, जहां भी लिखा हुआ है बच्चा मेरे नाम को देखते ही बोलेगा ये हिमांशु लिखा हुआ है। तो देखिए छोटा सा नाम हिमांशु को उसको पढ़ना सिखाना था और हमने उसको 4 हिस्सों में बंटवारा कर दिया, तो कितना सिंपल हो गया उसके लिए। अब आप यहां तक तो अभी तक जो मैंने बताया ये मैंने स्पेशल एजुकेटर्स को हम लोग पढ़ाते हैं कि मैचिंग, आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड जनरलाइजेशन। अब आपको मैं दूसरा एक लेवल की बात करूंगा, जब हम करिकुलम एडेप्टेशन की बात करेंगे, डिफिकल्टी लेवल की बात करेंगे। आपको चॉइस दे रहा हूं, आप लोग थोड़ा सा मेरे साथ समझने की कोशिश करिएगा। मेरे हाथ में हिमांशु नाम का कार्ड है, आपके सामने कार्ड लिखा हुआ है हिमांशु, हेमंत, हिमाद्री, हिमांशी और एक कार्ड है राम। इसमें से आपको मैं चॉइस दे रहा हूं कि इन्हीं 2 कार्ड उठाइए, बच्चे को आसान बनाने के लिए कि हिमांशु वाला कार्ड को वो आसानी से समझ जाए। जितना मैंने आपको ऑप्शन दिया था उसमें से 2 ही कार्ड आप उठाइए। ऑप्शन 1 आपको मैं बता रहा हूं, आपने हिमांशी और हिमाद्री और हिमांशु ये 3 कार्ड उठाया, बच्चे के लिए मुश्किल होगी। अगर आपने उठा लिया हिमांशु, राम और आपने कार्ड उठा लिया शीतल, तो बच्चे को आसान हो। तो मैचिंग भी हो रहा था तो उसमें भी मैंने कोशिश किया कि हिमांशु से जितना ना मिलता जुलता हुआ चीजों को सामने लाऊं, वो मैंने पहले रखा। तो हिमांशु और राम बिल्कुल अलग अलग 2 कॉन्सेप्ट है, तो वो बच्चे ने तुरंत पहचान लिया। जब इस चीज में बच्चा माहिर हो गया तो हिमांशु और उसके बाद मैंने लाया हिमराज। तो हिमांशु 3 शब्द है, हिमराज 4 शब्द हैं, मैंने लाया हिमू, तो बच्चे के लिए थोड़ा और आसान हो गया। लास्ट में लाके जाके मैंने लाया हिमांशु और हिमाद्री, क्योंकि काफी हद तक सिमिलर लग रहा है। उसके बाद भी हमने लाया हिमांशु और हिमांशी, क्योंकि वो और भी मुश्किल था। तो आप देखिए डिफिकल्टी लेवल किस तरीके से हमने अंतर कर दिया। तो पहले तो हमने मैचिंग, आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग और जनरलाइजेशन की कॉन्सेप्ट आपको बताई। उसके अंदर फिर मैचिंग में भी मैंने इतने सारे छोटे छोटे स्टेप्स बना दिया, आइडेंटिफिकेशन में इतने सारे स्टेप्स बना दिया। तो इससे हम लोग डिफिकल्टी लेवल, ये तो एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझाया। बाकी आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ाए दुनिया में, किसी को भी पढ़ाएं, डिफिकल्टी लेवल को बहुत सारा छोटे छोटे स्टेप्स में आप अंतर कर सकते हैं और बच्चे को सिखा सकते हैं। नेक्स्ट आता है लेवल ऑफ सपोर्ट, जिसको स्पेशल एजुकेशन में हम लोग पॉपुलरली प्रॉम्प्टिंग शब्द से हम लोग रेफर करते हैं।
उसको रेगुलर एजुकेशन सिस्टम में, करिकुलर एडेप्टेशन में उसी शब्द का दूसरा नाम देते हैं हम लोग लेवल ऑफ सपोर्ट। लेवल ऑफ सपोर्ट में थोड़ा सा फर्क है स्पेशल एजुकेशन और नॉर्मल करिकुलर एडेप्टेशन में। एक होता है इंसान का सपोर्ट, टीचर किस प्रकार का सपोर्ट दे रहा है, टीचर या पीयर, टीचर या सहपाठी किस प्रकार का सहायता बच्चे को देगी करिकुलम में, वो आपका हो गया एक प्रकार का एडेप्टेशन कि इस कार्य को करने में टीचर या सहपाठी किस प्रकार का सहाय उसको देगी। नेक्स्ट जो लेवल ऑफ सपोर्ट आता है वो आता है टेक्निकल सपोर्ट, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट। क्या टेक्नोलॉजी या क्या टेक्निकल चीजों को लेके किस प्रकार का साधन के जरिए बच्चा वो करिकुलम को कर पाएगा। तो ये दोनों चीजों के ऊपर आप जब काम करेंगे उसको हम कहेंगे लेवल ऑफ सपोर्ट। वो भी करिकुलम एडेप्टेशन में हमें बच्चे के हिसाब से लिख के रखना पड़ता है, किस बच्चे के लिए कौन सा सब्जेक्ट में, कौन सा विषय में, कौन सा कंटेंट में टीचर किस प्रकार का सपोर्ट करेगा या सहपाठी किस प्रकार का सपोर्ट करेगा, कौन सा टीचर कौन सा शिक्षा में, कौन सा लेसन में, कौन सा यूनिट में, कौन सा कंपोनेंट में क्या टेक्नोलॉजी की सहायता देने से बच्चा कर लेगा। मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल है, कैलकुलेटर देने से ये बच्चा ये काम कर लेगा, या लैपटॉप देने से कर लेगा, या सीडी के बदले रैम देने से ये बच्चा कर लेगा, या बच्चे को मोटा पेन देने से कर लेगा। ये सभी चीजें छोटे बड़े टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट की हम बात कर रहे हैं। तो हाईटेक, लो टेक, मिड टेक वो अंदर की बातें हैं, लेकिन आमतौर पे करिकुलम एडेप्टेशन के समय ये दोनों लेवल ऑफ सपोर्ट के ऊपर आपको लिख के रखना पड़ेगा। आई रिपीट अगेन, पहला टीचर या पीयर, सहपाठी और टीचर शिक्षक किस प्रकार का सपोर्ट देने से बच्चा आगे उस काम को करेगा। सेकंड, किस प्रकार का टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, हाई टेक, लो टेक, मिड टेक, किस प्रकार का टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट से वो बच्चा काम करेगा। नेक्स्ट आता है हम लोगों का साइज ऑफ द करिकुलम और कंटेंट। इसके ऊपर मैं पहले भी बात किया कई बार, जो भी आप कंटेंट पढ़ाना चाहते हैं, कितना पढ़ाना चाहते हैं, इसमें दो चीजें आता है। एक चीजें आता है ओवरऑल कि साल के एंड में या सेमिस्टर के एंड में या मंथ के एंड में या दिन के एंड में वो बच्चा कितना करेगा। ये एक प्रकार का साइज ऑफ कंटेंट है। क्या कंटेंट आप देना चाहते हैं, कितना ज्ञान आप देना चाहते हैं, कितना एक्सपीरियंस आप देना चाहते हैं, कितना आप लर्निंग बच्चे में कराना चाहते हैं। ये एक प्रकार के हम अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं जब हम साइज ऑफ कंटेंट की बात करते हैं। दूसरा, जब आप आईडी बच्चे की बात करते हैं, ऑटिज्म बच्चे की बात करते हैं, एडीएचडी बच्चे की बात करते हैं, कभी कभी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी बच्चे की बात करते हैं, या कभी कभी आम बच्चों में भी बात करते हैं। क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत एडीएचडी थी तो मैं इस बात कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ पाया कि साइज ऑफ कंटेंट में कई बार कंटेंट साइज आपका मेरा सेम है एज ए लेसन आप भी उतना पढ़ेंगे, मैं भी उतना पढ़ूंगा, लेकिन आपका जो लेसन है आप एक ही बारी में पढ़ेंगे एक ही समय में, और मेरा जो लेसन है वो 4 बार बांट के 1-1 मिनट का गैप देके मैं पढ़ूंगा, क्योंकि मेरा अटेंशन इतना ज्यादा सस्टेन नहीं करता है। तो ये भी एक प्रकार का साइज ऑफ कंटेंट में ही एडेप्टेशन है। तो मैं मेरे सहपाठियों के साथ ही पढ़ा, वो लोगों ने जैसे पढ़ा ऐसे ही मैं सब कुछ पढ़ा। बस मेरा फर्क ये था कि मुझे कोई भी लेसन को एकदम से आप पूरा लंबा चैप्टर को पढ़ने देते थे तो मैं भूल जाता था, एकदम से मुझे ध्यान नहीं आता था, मैं नहीं कर पाता था। तो टीचर मुझे मेरे लेसन को जो है ऊपर वाला लाइन जो है ऊपर वाला पैराग्राफ को मान लीजिए ब्लू मार्कर से डाल देते थे, उसके नीचे वाला पैराग्राफ को रेड मार्कर, फिर ब्लू फिर रेड। तो एक ही पेज को मैंने 5 अलग अलग मुझे मार्कर से मार्किंग कर दी गई, अल्टरनेट पैराग्राफ टाइप का बना दिया गया, बीच में मुझे 1-1, 2-2 मिनट का रेस्ट मिलता था। तो बाकी बच्चों से थोड़ा सा 1-2 मिनट 5 मिनट बाद में मेरा खत्म होता था, लेकिन मेरा लर्निंग अच्छा हो जाता था। तो साइज ऑफ कंटेंट को लेके आई रिपीट अगेन, आपको 2 लेवल की एडेप्टेशन हो सकती है। एक तो ओवरऑल कितना कंटेंट कम होगा या ज्यादा होगा, उसको हम कहेंगे ओवरऑल कंटेंट या ओवरऑल साइज, लेसन, यूनिट, सब्जेक्ट, या ओवरऑल ऑल द सब्जेक्ट कंबाइंड टुगेदर, साइज ऑफ कंटेंट। सेकंड मैंने जो बताया, टीचिंग के समय, लर्निंग के समय, सिखाते समय किस प्रकार से आप एक ही लेसन को किसी बच्चे के लिए लंबा आपने लिया अवधि, मतलब लंबा साइज लिया, किसी को उसी लेसन को आपने 4 टुकड़ों में बात किया, ओवरऑल समय में ज्यादा फर्क आपने नहीं लगाया। तो उसको हम कहेंगे अगेन द सेकंड टाइप ऑफ साइज लेवल एडेप्टेशन। उसका नेक्स्ट में आता है डिग्री ऑफ पार्टिसिपेशन। ये भी एक एडेप्टेशन हो सकता है। कितना जोश के साथ, कितना इन्वॉल्वमेंट के साथ एक बच्चा किसी एक्टिविटी में शामिल होगा।
उसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ पार्टिसिपेशन, कि आप शामिल तो होंगे उस एक्टिविटी में, उस एक्टिविटी को आप करेंगे, लेकिन कितना हद तक आप उसमें इन्वॉल्व हो पाएंगे। ये बेसिकली जब आप को स्कॉलास्टिक एक्टिविटीज बॉल फील्ड की जिक्र हो रही थी, उसमें हम चाहते हैं कि हमारे हर एक बच्चा पार्टिसिपेट करे, लेकिन आमतौर पे जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि स्पेशल नीड बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन अलग अलग से जब आप स्पोर्ट्स देखेंगे, सीपी स्पोर्ट्स वाले को भी बच्चे जो है, इंडियन सीपी फेडरेशन जो है, सेरेब्रल पाल्सी, अभी आप लोग सुन रहे थे कल ही शायद परसों, तो वो फुटबॉल खिला रहा है बच्चे को। ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन अलग से चल रही है। स्पेशल ओलंपिक जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के है वो भी तो फुटबॉल खेल रहे हैं। पैरा ओलंपिक में जो फिजिकली चैलेंज थे वो भी फुटबॉल खेल रहे हैं। तो ऐसे में कैसे ऐसे हो सकता है कि आम स्कूलों में फुटबॉल गेम में हमारे स्पेशल नीड बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं? तो पार्टिसिपेशन तो बच्चा करेगा, डेफिनेटली करना चाहिए। ये तब संभव हो पाएगी जब डिग्री ऑफ पार्टिसिपेशन के ऊपर हम लोग अपना समझ को बढ़ाएंगे। हाँ, इसमें मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। मैं एक स्कूल में गया था, 10वीं का एग्जाम था, और 10वीं का फिजिकल एजुकेशन की एग्जामिनेशन था, और मुझे स्पेशली बुलाया गया था एज ए ऑब्जर्वर। तो बहुत बड़ी हाई फाई दिल्ली की एक पब्लिक स्कूल थी, और उस पब्लिक स्कूल में फुटबॉल का उन्होंने रखा गया था, और फुटबॉल खेल के दौरान ही उन्होंने हमें टास्क दिया था, जो एग्जामिनर्स थे, कि बच्चे की स्ट्रेंथ, स्टेमिना, फिटनेस, वो सब कुछ एक ही फुटबॉल गेम में आप लोग देख पाएंगे, क्योंकि छोटा सा स्पोर्ट्स होगा, तो 1 घंटा बच्चे खेलेंगे, किसका स्ट्रेंथ कितना ज्यादा है, कौन कितना तेज भाग रहा है, कौन कितना उछल कूद कर पा रहा है, तो सारा कुछ, फुटबॉल एक ऐसा गेम है आपको फटाफट पता लग जाएगा। तो ठीक है, तो उसमें उनकी 2 टीमें आई, दोनों टीम की 2 कैप्टन थे, और सारे बच्चे खेल रहे थे, और उसमें एक हमारा डाउन सिंड्रोम बच्चा भी था, जो उस खेल में शामिल नहीं थे। वो लोग आपस में खेल रहे थे, और वो डाउन सिंड्रोम बच्चा जो है, जब भी फुटबॉल गेंद के बाहर निकल जाता था, गोलकीपर के पीछे निकल जाता था, फील्ड के बाहर हो जाता था, वो भाग भाग के वो डाउन सिंड्रोम बच्चा बॉल को लाता था। और फिर बच्चा जो आधा घंटा खेलने के बाद फिर टीम चेंज होता था, नए बच्चे खेलने आते थे, वो पुराना टीम को पानी देता था, जो खेल के आते थे उनको पानी देता था। तो नया टीम जो खेलने जाते थे, उनके साथ वो कुछ बातचीत करते थे। कोई बच्चा गिर जाता था तो भाग के उसके पास जाते थे, उसको मदद करते थे। तो उसका मैं हरकतें नोट कर रहा था, और उसके बाद जब नंबर देने की बारी आई, मैं उस बच्चे को जो है सबसे हाईएस्ट नंबर दिया, अपना डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे को। और जो फुटबॉल टीम का जो सबसे बेस्ट प्लेयर था, सबसे बेहतरीन जो प्लेयर था, उसको मैंने 5वीं 6वीं नंबर में रखा, नंबर देते समय। तो आप समझ सकते हैं ऐसा मैंने क्यों किया। क्योंकि जो गोल ऑफ स्पोर्ट्स है, गोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, गेम्स की जो गोल है, स्पोर्ट्स की जो गोल है, वो कुछ अलग है। वो सिर्फ मसल बनाने की नहीं है, वो फुटबॉल खेलने की नहीं है। उसके अंदर कोऑपरेशन की फीलिंग आना, टीम बिल्डिंग का फीलिंग आना, कोलैबोरेशन की फीलिंग आना, बहुत सारे चीजें हैं। तो वो सारे चीजों को हम मिला देते हैं, तो वो डाउन सिंड्रोम बच्चा तो बाकी बच्चों से बहुत आगे था। किसी को ख्याल नहीं आया उस बच्चों को खिलाना है, तो ऐसे में उन बच्चों को कैसे हम अच्छा नंबर दे सकते हैं? जो कैप्टन था, ही वाज सो एरोगेंट, फुल ऑफ ईगो। वो अपने आप को बिल्कुल महाराज समझ के सबको डिक्टेट कर रहा था। तो बेसिक गेम्स एंड स्पोर्ट्स का प्रिंसिपल ही उस बच्चे को पता नहीं था, तो उसको फिर कैसे हम ज्यादा नंबर दें? तो ये पार्टिसिपेशन की जो शब्द है, कि किसी भी हिस्से में भागीदारी निभाना, वो एक अलग टाइप का कॉन्सेप्ट है। जो एनडीए या सीडीएस की एग्जाम होती है, उसके अंदर भी कुछ ग्रुप टास्क रखे जाते हैं। उनका एसएसबी करके फाइनल टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट क्लियर करने के बाद एसएसबी में भी कुछ टेस्ट दिया जाता है, ग्रुप टेस्ट। उसमें हमारा एक मोटा, थोड़ा सा पेटलू सा एक बिहारी मेरा फ्रेंड था, और एक दूसरा, मैं क्योंकि सैनिक स्कूल का था, तो दूसरा एक फ्रेंड था जो बहुत ही स्मार्ट, बिल्कुल एकदम फिट टाइप का था। तो ग्रुप टास्क में ये जो स्मार्ट और फिट फ्रेंड था, उसकी 2 बारी एसएसबी रिजेक्ट हो गई, 3rd बारी का सिलेक्शन हो गया। और जो ये मेरा बिहारी मित्र था, जो पेटू टाइप का था, मोटू टाइप का था, उतना ज्यादा फिट था भी नहीं, उसका फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन हो गया था। तो तभी हम लोगों को ये चीजें जब स्टडी किया तो पता लगा
कि पार्टिसिपेशन लेवल को समझना एक अलग है, क्योंकि हर एक टास्क की, हर एक सब्जेक्ट की गोल्स अलग होती है। तो इस तरीके से स्पेशल नीड बच्चों की भी आप पार्टिसिपेशन लेवल को अलग अलग एक्टिविटी में अलग अलग तरीके से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो आता है ऑल्टरनेट गोल्स, जिसके ऊपर हमने पहले भी आपसे बात किया कि सब्जेक्ट बदल देना, लेसन बदल देना, यूनिट बदल देना, या पूरी करिकुलम ही नया बना देना है किसी एक बच्चे के लिए। हो सकता है आपके पास एक सीवियर आईडी के बच्चे हो, उसके लिए पूरा ही आपने एक नया फंक्शनल करिकुलम दे दिया, या आपके पास एक सीवियर ऑटिस्टिक बच्चा हो, उसके लिए पूरा ही एक नया आपने बना दिया। एक ब्लाइंड बच्चा है जिसके लिए अपने ऑल्टरनेट गोल्स ऑफ ब्रेल का आपने रख दिया। तो डिपेंडिंग ऑन नीड ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की जरूरत के हिसाब से सब्जेक्ट बदलना, यूनिट बदलना, पूरा करिकुलम बदलना, लेसन बदलना, इस टाइप की हरकतें करने से हम कहेंगे उसको ऑल्टरनेट गोल सेटिंग। नॉर्मल गोल नहीं, इसके लिए अलग से हमने स्पेशल गोल रखा हुआ है। जरूरी नहीं है कि सारे सब्जेक्टों में स्पेशल गोल हो सकता है पर्टिकुलर लेसन, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्पेशल गोल हो, बाकी में मेरा आम बच्चों जैसा गोल चल रहा हो। नेक्स्ट सिमिलर चीजें हैं सब्स्टिट्यूट करिकुलम, अभी मैं बात किया था आप लोगों को फंक्शनल करिकुलम के बारे में, या स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए हम कहते हैं कि ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ने से भी होगा, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लीजिए। ब्लाइंड के लिए हम लोग कहते हैं कि ये सब्जेक्ट मत पढ़िए, ये पढ़ लिए। अभी आने वाले दिनों में एनपीई में आप लोग देखेंगे बहुत से प्रोविजंस आएगा हमारे बच्चों के लिए आने वाले दिनों में, कि वो सब्जेक्ट जो है ऐसे ऐसे होंगे जिसको सब्स्टिट्यूट करने में हमें बहुत आसानी होने वाली है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा दूसरा एक कॉन्सेप्ट है जो टाइप ऑफ एडेप्टेशन से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन आप लोग जब एडेप्टेशन करने जाएंगे तो डेफिनेटली आपको इसके सामना आपको करनी पड़ेगी। वो है, एक है रूटीन, रोजमर्रे की कुछ ना कुछ एडेप्टेशन करते रहना। ये एक अलग टाइप का एडेप्टेशन है जो रोजमर्रे की आते जाते हर वक्त हमें सोचते रहना पड़ता है एडेप्टेशन करना। एक टाइप का एडेप्टेशन है जो परमानेंट, हमेशा के लिए इस बच्चे के लिए करना होगा। हमेशा वो कुछ भी करेगा तो वो उस एडेप्टेशन के साथ ही करेगा, परमानेंट एडेप्टेशन फॉर ए पर्टिकुलर चाइल्ड। और तीसरा होता है स्पेसिफिक एडेप्टेशन। स्पेसिफिक एडेप्टेशन अवधि को लेके, लेसन को लेके, एक्टिविटी को लेके, या मूल्यांकन को लेके, आकलन को लेके, कंटेंट को लेके। तो ये भी एक अलग से मुद्दा है जिसको समझना जरूरी है। आते जाते हर समय कुछ ना कुछ एडेप्टेशन होते रहना, इसको हम लोग एडेप्टेशन इन रूटीन एक्टिविटीज कहेंगे। सेकंड, एक ब्लाइंड बच्चा है, इसका हमेशा के लिए इसको राइटिंग के लिए और रीडिंग के लिए ब्रेल या कोई असिस्टिव टेक्नोलॉजी का यूज कराएंगे। दिस इज सम काइंड ऑफ परमानेंट एडेप्टेशन जो हमने कर दिया। एक हमारा स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी का बच्चा है जिसको बहुत ज्यादा डिस्ग्राफिया है, लिखना नहीं आता है, बहुत ज्यादा प्रैक्सिस की प्रॉब्लम है, मोटर प्लानिंग, मूवमेंट प्लानिंग का प्रॉब्लम है, तो ऐसे में उसके लिए राइटिंग हमने हमेशा के लिए हटा दिया है। तो कुछ और स्क्राइब या और कुछ मोडालिटी हम लोग लेके आए, उसको हम परमानेंट एडेप्टेशन की गौर दे रहे हैं। थर्ड में जैसा मैंने कहा स्पेसिफिक एडेप्टेशन, किसी बच्चे के लिए समय का आगे पीछे कर रहे हैं, किसी बच्चे का लेसन का आगे पीछे कर रहे हैं, किसी बच्चे का एक्टिविटी का ऊपर नीचे कर रहे हैं, किसी बच्चे का इवैल्यूएशन के आगे पीछे कर रहे हैं, ये सभी चीजों को हम लोग स्पेसिफिक एडेप्टेशन कहेंगे। नेक्स्ट जो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें समझना है, क्योंकि कई इंस्टीट्यूशंस में मैं विजिट पे जाता हूँ, साल के शुरू में कुछ एडेप्टेशन कर देते हैं, या बच्चा एडमिशन के टाइम में कुछ एडेप्टेशन कर दिया और उसी से चल पड़ता है उसकी गाड़ी और उसी से चलते रहता है। दिस ए वेरी वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट, ये बहुत ही गलत एक प्रैक्टिस है, बहुत ही रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हमें ये समझना कि जो आपका एडेप्टेशन के कॉन्सेप्ट है ये बहुत डायनेमिक है, बहुत डायनेमिक है, बहुत ही लचीला है, ये रोज बदलता है। तो ऐसे में टीचर किस तरीके से इसका साइकिल को समझेंगे, ये एक साइकिल टाइप का है, उस साइकिल को समझना बहुत जरूरी है। बच्चे को हम रोज देखते हैं, जब रोज देखते हैं, रोज बच्चे को पढ़ाते हैं, तो हमारे दिमाग के पीछे कहीं ना कहीं रोज बच्चे की एडेप्टेशन, एकोमोडेशन और मॉडिफिकेशन लेके हम लोग असेसमेंट करते रहते हैं। उस असेसमेंट के आधार पे हमारी मन में रोज प्लानिंग चलती है, प्लान करते हैं हम किस प्रकार के एडेप्टेशन, किस प्रकार के एकोमोडेशन, किस प्रकार के मॉडिफिकेशन इस बच्चे को सूट करेगा। उस हिसाब से हम फिर एग्जीक्यूट करते हैं, उस हिसाब से बच्चे को उस एडेप्टेशन के हिसाब से हम पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सिखाते हैं, या उसको वो मौका देते हैं एडेप्टेशन के हिसाब से। जब हम मौका देते हैं साथ साथ हम मॉनिटरिंग करते रहते हैं, देखते रहते हैं साथ साथ कि भाई ये ज्यादा तो नहीं दे रहे हैं, ये कम तो नहीं दे रहा है, ये गलत तो नहीं दे रहे हैं एडेप्टेशन।
तो मॉनिटरिंग लेवल साथ साथ चलते रहता है। मॉनिटरिंग के साथ साथ फिर लेसन खत्म होते ही या टारगेट खत्म होते ही हम इवैल्यूएशन करते हैं। जब इवैल्यूएशन बच्चे की हम करते हैं, बच्चे की सिर्फ कंटेंट वाली इवैल्यूएशन नहीं करते हैं, हम हमारी जो एडेप्टेशंस हमने दी थी बच्चे को इतने सारे अलग अलग लेवल में, रूटीन एडेप्टेशन, परमानेंट एडेप्टेशन या स्पेसिफिक एडेप्टेशन, उसकी भी आप साथ साथ इवैल्यूएशन कर देते हैं, मूल्यांकन कर देते हैं। जब ये करते हैं हम, डेफिनेटली हमारा फिर एडेप्टेशंस को हम फिर मॉडिफाई करते हैं। जो भी एडेप्टेशन दिया था उसको फिर ऊपर नीचे हम लोग को एडजस्ट करना पड़ता है, तो मॉडिफिकेशन करते हैं। तो दोबारा फिर वो साइकिल में फिर असेसमेंट, फिर प्लानिंग, फिर एग्जीक्यूशन करना, फिर मॉनिटरिंग करना, फिर इवैल्यूएशन करना, फिर मॉडिफिकेशन हो जाता है। तो ये एक साइकिल में चलते रहता है। तो वीकली बेसिस में, मंथली बेसिस में, क्वार्टरली बेसिस में सभी टीचरों को, रेगुलर टीचर और हमारे स्पेशल नीड्स टीचर, इनको बैठ के इस साइकिल के ऊपर चर्चा जरूर करनी है। एक बार साल के पहले लिख दिया और वो फिर परमानेंट नहीं हो जाता है। तो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी। अगर आप एडेप्टेशन ऑफ करिकुलम शब्द का आप कहीं ना कहीं दूर दूर तक बच्चे के साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, तो ये मान के चलिए ये एक बहुत बड़ी काम है, बहुत मेहनत की काम है, क्योंकि ये साइकिल में कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है कि बच्चे की आकलन मूल्यांकन हुई, एडेप्टेशन क्या चाहिए, अकोमोडेशन क्या चाहिए, प्लानिंग किया, फिर बच्चे के साथ वो काम किया, काम करते समय देखते रहे हम लोग अपने आप को कि भाई ज्यादा अच्छा बुरा क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उस हिसाब से हमने मूल्यांकन किया। मूल्यांकन में फिर हम देखें कि भाई बच्चे ने अचीव किया नहीं किया, फिर मूल्यांकन में हमने देखे कि एडेप्टेशन एकोमोडेशन अच्छा दिया, बुरा दिया, ज्यादा दिया, कम दिया, फिर उस हिसाब से हम एडेप्टेशन एकोमोडेशन को मॉडिफाई करें, फिर दोबारा प्लानिंग करें। इस तरीके से ये साइकिल के ऊपर जोर लगाना होगा, उसके हिसाब से आपको फॉर्मेट या रिकॉर्ड कीपिंग वगैरह बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है, कुछ पॉइंट्स है जो हमें समझ के चलना पड़ेगा, तभी हमारा ये सक्सेस हो पाएगी। हमारी जो एडेप्टेशन की ओवरऑल मुहिम है, मैं मेरी पहले क्लास में भी शायद इसके ऊपर मैंने जिक्र किया, दूसरे क्लास में भी मैंने इसके ऊपर जिक्र किया, वो था कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल डिजाइन और कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सल डिजाइन कॉन्सेप्ट को समझना, कि आपकी स्कूल की बिल्डिंग, आपकी स्कूल की टूटी, आपकी स्कूल की वॉश बेसिन, आपकी स्कूल की सीढ़ियाँ, आपकी स्कूल की क्लासरूम, आपकी स्कूल की ब्लैक बोर्ड, आपकी स्कूल की रिसेप्शन, ये सारे चीजें यूनिवर्सल डिजाइन के तहत बना है, नहीं बना है। एक व्हील चेयर में जब बच्चा जाता है, कहीं भी आप इंडिया में जाएंगे, 90% जगह में जो रिसेप्शन है, वो रिसेप्शन उसका सर के ऊपर रहता है, इतना ऊंचा हो जाता है। तो छोटा सा तो काम था कि भाई रिसेप्शन टेबल का एक हिस्सा थोड़ा सा नीचे हाइट में होता, 2 फुट में होता, 2.5 फुट में होता। अब हम बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं या हाई एंड पब्लिक स्कूलों में जाते हैं, तो एक यूरिनल देखते हैं, 2 यूरिनल देखते हैं, अलग अलग हाइट में यूरिनल्स होती है। तो यूनिवर्सल डिजाइन का कॉन्सेप्ट बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर थोड़ा सा सोच ले टीचर्स या अथॉरिटीज, तो उसको इम्प्लीमेंट करना इतना मुश्किल भी नहीं होती है, क्योंकि विदेशों में कई कंट्रीज में जाते हैं, यूनिवर्सल डिजाइन उनकी आदत में आ चुकी है। कभी भी वो रास्ता बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, कोई बिल्डिंगें बनाते हैं, दुकान बनाते हैं, वो यूनिवर्सल डिजाइन के कॉन्सेप्ट को वो लोग छोड़ते नहीं है। उनके दिमाग में एक बूढ़ा इंसान, एक दिव्यांग इंसान उनके दिमाग में रहता ही है, वो जो कुछ भी करते हैं। तो उसी को जब हम यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए, बच्चे को सीखने के लिए किस तरीके से हम यूनिवर्सल डिजाइन को हम समझ सके, उसके ऊपर जब हमारी स्पेशल एजुकेटर और रेगुलर एजुकेशन टीचर थोड़ा सा जोर डालेंगे, तो डेफिनेटली स्पेशल नीड की जो स्पेक्ट्रम है, फिजिकल डिसेबिलिटीज, हियरिंग डिसेबिलिटीज, ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटीज, विजुअल डिसेबिलिटीज, ऑटिज्म, आईडी, एसएलडी, इतने सारे आपकी दिव्यांगता है, और स्पेशल नीड की बात करेंगे तो 50 अलग अलग प्रकार के स्पेशल नीड निकल आएंगे। तो इतने सारे स्पेशल नीड को कैटर करने के लिए जब यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग के ऊपर आप लोग फोकस करेंगे, तो डेफिनेटली करिकुलर एडेप्टेशन नीड आपकी कम हो जाएगी। कोई एक कॉन्सेप्ट सिखाना है तो कितना ज्यादा मल्टीपल मोड्स ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ ए कॉन्सेप्ट और मल्टीपल मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए मैं कितना अनगिनत अलग अलग तरीके से मैं उस कॉन्सेप्ट को आपको बता सकता हूँ, उस कॉन्सेप्ट को मैं आपको इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, इसके ऊपर जोर लगानी है। आप आम के बारे में बताना चाहते हैं, हम जब छोटे थे कभी टीचर ने सोचा ही नहीं कि
आम की कॉन्सेप्ट को हमें इंट्रोडक्शन भी करना होगा। आज की डेट में जब हम एक पब्लिक स्कूल में, एक नर्सरी स्कूल में जाते हैं तो देखते हैं मतलब दुनिया भर का मतलब आम का पोएट्री चल रहा है, आम का स्टोरी चल रहा है, पता नहीं क्या-क्या चल रहा है अलग-अलग। तो मल्टीपल मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ ए कॉन्सेप्ट। कोई भी कॉन्सेप्ट को इसके ऊपर टीचरों को एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ये आसान नहीं है। आप जो भी सिखाना चाहते हैं इसके ऊपर बहुत सारा आपको अध्ययन करना पड़ता है, बहुत सारा समझदारी रखना पड़ता है, तब जाके आप मल्टीपल मोड्स ऑफ इंट्रोडक्शन या प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। सेकंड में आता है मल्टीपल मोड्स ऑफ एंगेजमेंट, कि बच्चे को किस तरीके से हम उस कॉन्सेप्ट के अंदर घुसा सकें। किस तरीके से बच्चे की दिमाग, शरीर या सेंसेस को अन्य विजन विजन को, उसकी हियरिंग को, उसके टच को, उसको टैक्टाइल को, अलग-अलग सेंसेस को किसके अंदर उस अटेंशन को, सब चीज़ों को कैसे हम उस कॉन्सेप्ट में ला सकें। तो उसके लिए हमें अलग-अलग एक्टिविटी में बच्चे को एंगेज करना पड़ेगा। अब बात कर रहे थे हम लोग थोड़ी देर पहले शायद आम की। अब आम का मैं आम काटूँ, आम छीलूँ, आम खाऊँ, अ, खट्टा आम खाऊँ, मीठा आम खाऊँ, आम का पत्ते क्लासरूम में देखूँ, आम का पौधे देखूँ, आम का पेड़ का बगीचा वीडियो में देखूँ, आम का एक पेड़ बनाऊँ, एक आम का तस्वीर बनाऊँ। तो दुनिया भर का एक्टिविटीज़ के ज़रिए मैं बच्चों को एंगेज कर रहा हूँ आम वाला कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। अब बारी आती है लास्ट में मल्टीपल मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन, कि बच्चा एक्सप्रेस करे। मैं पहले भी आपको इसके बारे में कई बार बताया, एम्बुलेंस वाले कॉन्सेप्ट में भी मैंने आपको बताने की कोशिश किया कि अलग-अलग तरीके से बच्चा एक्सप्रेस करे कि उसने आम के बारे में क्या सीखा, कितना सीखा। एक बच्चा हो सकता है आम के बारे में एक पूरा पैराग्राफ ही लिख दिया हो, पूरा पन्ना लिख दिया हो। दूसरा बच्चा हो सकता है 2 लाइन लिख के, तीसरा बच्चा हो सकता है बोले, चौथा बच्चा हो सकता है आम के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करके आपको बताए, पाँचवाँ बच्चा हो सकता है आम का कुछ फ़ोटो-वोटो ड्राइंग-वाइंग करके आपको कुछ समझाए। तो अलग-अलग तरीके से कैसे बच्चा एक्सप्रेस कर सके कि वो आम में वो क्या-क्या सीखा है। तो टीचर भी किस-किस तरीके से अलग-अलग एक्टिविटी देके बच्चे से ये जानने की कोशिश करे कि उसने आम के बारे में कितना सीखा है। तो ये तीनों चीज़ें जब हम मिला देते हैं, इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग। आई रिपीट अगेन, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, यूडीएल के नाम से बड़े पॉपुलर है। कई सारा देशों में इसके ऊपर टीचरों को बहुत बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग दी जा रही है, किस तरीके से वो मल्टीपल मोड्स अलग-अलग तरीके से बच्चे को इंट्रोड्यूस करेंगे, कॉन्सेप्ट को प्रेज़ेंट करेंगे, अलग-अलग तरीके से कैसे बच्चे को एंगेज करेंगे एक्टिविटी में और अलग-अलग तरीके से बच्चे को एक्सप्रेस करने के लिए वो मौका देंगे। तो इसके ऊपर बहुत सारा एक्सरसाइज़ेज़ चल रही है, मैं चाहूँगा ये कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, इट इज़ ओनली अबाउट द टीचर्स अप्रोच टू टीचिंग। अगर टीचर एक चाहे, तो डेफिनिटली एक कॉन्सेप्ट को, ये तीनों कॉन्सेप्ट को ईडीएल के ज़रिए किसी भी कॉन्सेप्ट को बच्चे को सिखा सके और इसमें जनरल एजुकेशन जो कि स्टूडेंट है, जनरल स्टूडेंट्स हैं, टिपिकल स्टूडेंट्स है और हमारे स्पेशल नीड स्टूडेंट्स है, चाहे किसी भी प्रकार का स्पेशल नीड का हो, डेफिनिटली बेनिफिट मिलता है और यही सबसे बेहतरीन तरीका आज की डेट में सब में पाया गया है, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को सीखना है, जानना है, प्लान्ड एडेप्टेशन वर्सेस स्पॉन्टेनियस एडेप्टेशन। एक तो होती है पूरी प्लानिंग उनिंग के साथ हमने तय किया है, इस बच्चे को इस तरीके से सिखाना है। इस बच्चे के लिए ये एडेप्टेशन हुई है, ये सब्जेक्ट लेवल में एडेप्टेशन हुई है, ये इसकी टीएलएम लेवल में एडेप्टेशन हुई है, ये लेसन लेवल में एडेप्टेशन हुई है, लैंग्वेज लेवल में एडेप्टेशन हुई है, गोल लेवल में एडेप्टेशन हुई है। आपको जितने सारे चीजें मैं बताया, अवधि लेवल में, टाइम लेवल में एडेप्टेशन हुई है, एक्टिविटी लेवल में एडेप्टेशन हुई है, वो सारा आपने लिखित रूप में लिख के रखा है और आपने एडप्ट किया। ये इसको कहेंगे प्लान्ड एडेप्टेशन, प्लानिंग करके रखा हुआ है। लेकिन जब आप एक स्पेशल नीड बच्चे के साथ डील करते हैं और आप सिखाने लगते हैं, कितने रिलेटेड, कितने इधर-उधर के कॉन्सेप्ट, इधर-उधर के सवाल, इधर-उधर के एग्जाम्पल, इधर-उधर के चीजें उसके अंदर आ जाते हैं। अब जरूरी नहीं है कि बच्चा पूछे, हो सकता है कई स्पेशल नीड के बच्चे पूछे, कई स्पेशल नीड के बच्चे पूछे ही नहीं। ऐसे में सेकेंड लेवल जो जरूरत होती है एडेप्टेशन की, वो आती है जिसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस एडेप्टेशन। अपने आप तुरंत ही आपको कैसे, किस तरीके से आप उस कॉन्सेप्ट को उस बच्चे के लिए एडप्ट करके दूसरा एक एग्जाम्पल बता देंगे। उस बच्चे के लिए एडप्ट करके आप कैसे दूसरे तरीके से उसको बता देंगे। उस बच्चे के लिए तुरंत ही एडप्ट करके आप दूसरा एक एक्टिविटी बच्चे को तुरंत कैसे दे देंगे। उसको हम कहेंगे स्पॉन्टेनियस एडेप्टेशन।
तो एक टीचर होने के नाते आपकी ये दोनों चीजों में आपकी सक्षमता होना आवश्यक है। एक प्लान्ड एडेप्टेशन, सब लोग मिलके, टीचर, पेरेंट्स, सब लोग मिलके प्लान्ड एडेप्टेशन करें। और दूसरा जो है स्पॉन्टेनिटी ऑफ एडेप्टेशन, कि किसी भी मोड़ पे कहीं भी आप भी अपनी जिंदगी में इस इस्तेमाल करते हैं। आप जहां भी जाते हैं, आप जो भी माहौल दिखते हैं, तुरंत आप अपने आप को एडेप्ट कर लेते हैं। तो एडेप्टेशन तो इंसान का इंटेलिजेंस का एक हिस्सा है, आपका जिंदगी जीने के जरिए का एक हिस्सा है। तुरंत ही हम लोग जहां भी जाते हैं, हर वक्त हम लोग अपना जिंदगी में एडेप्टेशन करते रहते हैं, किसके साथ कैसे बात करना होगा, हर वक्त हम बताते एडेप्टेशन करते रहते हैं। चाय पीना है मान लीजिए, किसी को पूछना है चाय पियोगे क्या। अब आपके घर में अगर 15 अलग अलग टाइप के गेस्ट आते हैं, 15 गेस्ट को आपका बोलने का सुर कि चाय पियोगे क्या बदल जाता है। एक बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड आता है, और भाई चाय लेगा, पता ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा है गाली दे रहा है या चाय पूछ रहा है, इस तरीके से आप पूछते हैं। ऐसे ही पता लगा आपका टीचर जी आ गए, नमस्कार मास्टर जी, थोड़ी सी चाय लेंगे क्या। देखिए 1 सेकंड में आपकी सारा एडेप्टेशन सारा दिमाग में आ गई। तो इस चीज को तो हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस एडेप्टेशन। 120 घंटे आप डील कर रहे हैं आपकी मन में वातावरण को देखते हुए, आप हर वक्त जो है अपने आप को एडप्ट कर रहे हैं। तो स्पॉन्टेनियस एडेप्टेशन जो हमारी इनेट एक शक्ति है ही है हमारे अंदर, इस चीज को हम स्पेशल नीड बच्चों के साथ जब डील करेंगे, इसको कितना हम इस्तेमाल में ला सकें, इसके ऊपर आपको जोर डालना पड़ेगा। जब बच्चों के साथ आप जब काम करेंगे, आपका ये जो शक्ति आपके अंदर ऑलरेडी भरे पड़े हुए हैं, इस शक्ति को आप कैसे स्पेशल नीड बच्चों के साथ यूज करेंगे, इसके ऊपर आपको प्रैक्टिस काफी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो आता है एप्टीट्यूड वर्सेस एडेप्टेशन, कि आपको एडेप्टेशन की आपकी अंदर की आपकी इच्छा शक्ति कितना है, ये भी बहुत एक मायने रखता है। ये एक इंसान की कलाकारी होती है कि किसी भी इंसान को जब आप बोलेंगे कोई भी काम को अलग तरीके से बताओ। एक इंसान को आपने एक सेंटेंस दे दिया, आपको मैंने एक बाइक को बोल दिया कि ये आम मीठा है, इस वाक्यों को अलग अलग तरीके से आप बताइए। एक इंसान होगा इस वाक्यों को अलग तरीके से बिल्कुल बता ही नहीं पाएगा, और एक इंसान होगा जो 10 अलग अलग तरीके से इसी वाक्य को बोल देगा। ठीक है, तो ये जो है ये शक्ति, इस शक्ति को, ये कोई परमानेंट शक्ति नहीं है, इस शक्ति को हमें उभरना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है कि कोई भी कॉन्सेप्ट को आप, कोई भी चीज को कितना अलग अलग तरीके से आप उस चीज को बता सके, एक्सप्रेस कर सके। वो एप्टीट्यूड डेवलपमेंट की आवश्यकता है। जितना ज्यादा आपका ये एप्टीट्यूड होगा, रुचि होगा, रुझान होगा, इंटरेस्ट होगा, उतना ही ज्यादा आप बढ़िया से बढ़िया एडेप्टेशन स्पॉन्टेनियसली आते जाते आप कर पाएंगे। नेक्स्ट जो आता है स्किल एंड कॉम्पिटेंसी फॉर एडेप्टेशन, कि एडेप्टेशन करने के लिए आपकी हुनर और आपकी कॉम्पिटेंसी होना आवश्यकता है। हुनर जो है ये ऐसे सोते रहने से या प्रैक्टिस नहीं करने से नहीं आएगी, इसके ऊपर हमें प्रैक्टिस करना बहुत आवश्यकता होती है। तो कुछ कुछ चीजों के ऊपर आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो इस स्किल के ऊपर तो आपकी हुनर बढ़ेगी, स्किल बढ़ेगी, और एडेप्टेशन में आप धीरे धीरे मास्टर होते जाएंगे। एक इंग्लिश का लेसन दे, एक इंग्लिश का लेसन दे के आपको मैं कहूँ कि इसको एक हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे के हिसाब से आप एडेप्टेशन करिए। एक इंग्लिश का लेसन देता हूँ आपको, पंजाबी का लेसन देता हूँ, बोलता हूँ इसको एक आईडी बच्चे के हिसाब से सिंप्लीफाइड तरीके से बनाइए। तो इस तरीके से अलग अलग जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो स्किल में आपको बेहतर से बेहतर आपको रिजल्ट आने लगेगा। तो पहला दिन आपने किया है जो हियरिंग इम्पेयर्ड का लेसन का किया, आपने पहला दिन शायद सिर्फ जो है आपने 4 पैराग्राफ को आपने 8 पैराग्राफ बना दिया। अगला दिन जो है आपने एक एक सेंटेंस को जो है 2-2 सेंटेंस में बांट दिया। अगला दिन जो है आपने एक एक सेंटेंस को 3-3 सेंटेंस में बांटने की आपकी हुनर आ गई। नेक्स्ट डे जो है आपने फिर डिफिकल्ट वर्ड्स बच्चे की लेवल के हिसाब से सोच के आपने फिर वो सारे डिफिकल्ट वर्ड्स को सिंपल सिंपल वर्ड्स में लेके आए। नेक्स्ट दिन हो सकता है आप कुछ इलस्ट्रेशंस, कुछ तस्वीर वगैरह, कुछ एग्जांपल्स वगैरह उसके अंदर डाल दिए ताकि वो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा उस लेसन को अच्छा से समझ जाए। तो ये जो स्किल्स है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका वो स्किल्स जो है बढ़ता हुआ दिखेगा, आपको खुद ही दिखेगा। उससे आपकी कॉम्पिटेंसी भी बढ़ने लगेंगी और आगे जाके आपको आसानी भी लगने लगेगी। यू कैन स्टार्ट एट क्लास 1 लेवल, यू कैन स्टार्ट एट नर्सरी लेवल एंड देन ग्रेजुअली गो अप टू क्लास 8, 9, 10th लेवल। अगर आप अच्छा प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जैसा मैंने वो बिहार का यूट्यूबर के बारे में आपको बोला था, पाल साहब के बारे में, तो पता लगेगा उसके बाद इर्रेस्पेक्टिव ऑफ डिग्री, मतलब क्लास 1 का बच्चा हो, पीएचडी का बच्चा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यू मे नॉट बी ए मास्टर ऑफ द कंटेंट,
लेकिन आपको जैसे ही मिल जाता है कोई एक टॉपिक, आप उस टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा स्टडी करके आप अनगिनत तरीके से एडेप्टेशन करके उसको अलग अलग लोगों को पहुंचा सके आपकी कॉन्सेप्ट को। लेकिन कुछ कोर कॉम्पिटेंसी है, कुछ कोर कॉम्पिटेंसी आपके अंदर की कुछ कुछ शक्ति है जिसको आपको बढ़ाना होगा अगर आप अच्छा एडेप्टेशन करने के बारे में सोचेंगे। तो पहला जो है सब्जेक्ट नॉलेज। हम एडेप्टेशन के ऊपर ट्रेनिंग तो ले लेते हैं, ज्यादातर स्पेशल एजुकेटेड ट्रेनिंग तो ले लेते हैं, लेकिन जब उनको हम पूछते हैं कि क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक जितने सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्टों में आपकी हुनर कितना है, उन सब्जेक्टों को आप कितना बढ़िया तरीके से खुद समझते हैं या जानते हैं, तो आंसर कुछ अच्छा नहीं मिलता है। भारतीय पुनर्वास परिषद की बीएड और डीएड की करिकुलम में मैं कहूंगा ये बहुत बड़ी एक कमी या खामी रह गई। करिकुलम में तो 25% कमी या खामी रह गई थी इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज, रेगुलर स्कूल के सब्जेक्ट नॉलेज को देने में। टीचर ट्रेनिंग की तरफ से, टीचर ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूशंस थे या उनके जो फैकल्टीज थे, उन्होंने और ज्यादा कमी उसमें पैदा कर दी कि उसके ऊपर फोकस और भी कम कर दिया। स्पेशल एजुकेशन को इतना ज्यादा अलग कर दिया कि हमारी स्पेशल एजुकेटर की सब्जेक्ट नॉलेज जो है वो बहुत कम हो गई। कि मैथ्स को लीजिए, मैथ्स का एक क्लास नर्सरी लेवल से लेके क्लास 8 तक मान लीजिए किस किस तरीके से मैथ्स की अलग अलग कॉन्सेप्ट कैसे कैसे लेवल्स में आगे बढ़ रहा है, नर्वस सिस्टम के साथ किस तरीके से एक एक लेवल ग्रो हो रहा है। तो ये हमारी नॉलेज है नहीं मान लीजिए उस सब्जेक्ट में। जब सब्जेक्ट में अच्छा नॉलेज है नहीं तो हम एडेप्टेशन किस तरीके से करेंगे। अगर मुझे ड्राइविंग अच्छा से नहीं आता है, ड्राइविंग में मैं अगर खुद मास्टर नहीं हूं, तो मैं किस प्रकार के कोई एक स्पेशल नीड बच्चा आएगा तो ड्राइविंग का लेसन का एडेप्टेशन कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। और इसकी मुझे बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल मिला जब मैं खुद ड्राइविंग लेसन पे गया। अनपढ़ आदमी है वो खुद, और मुझे ड्राइविंग सिखा रहा है और इस प्रकार के एडेप्टेशन के साथ सिखाया कि 3 दिन में ड्राइविंग उसने मुझे सिखाया। और मैं देख रहा था कितना जबरदस्त एडेप्टेशन उसने किया है, बिकॉज उस सब्जेक्ट में उसका मास्टरी इतना ज्यादा था कि एडेप्टेशन वो बहुत आसानी से कर पाया। पहला दिन तो पहला 1 घंटा, क्योंकि समय ऐसा था, मैंने उसको बोला मेरे पास समय ही 3 दिन है भाई। तो पहला 2 घंटा उसने तो गियर उसके पास, एक्सीलेटर उसके पास, क्लच उसके पास, मुझे सिर्फ बोला आप बस स्टीयरिंग घुमाओ बाकी मैं देखता रहूंगा। मेरा तो मजा आ गया। मेरा सरदर्दी फिर स्टीयरिंग का था। स्टीयरिंग पूरा दिल्ली में तो मैंने बिल्कुल ही एकदम ही फाई फुई घुमा दिया, बिल्कुल 70-80 किलोमीटर स्टेयरिंग ही घुमाते रहे। उसके बाद आफ्टरनून को बुलाया, बोला अभी आप स्टेयरिंग और एक्सीलेटर करेंगे, बाकी सारा मैं करूंगा, आप टेंशन मत लो। तो अगला दिन सिर्फ स्टेयरिंग और एक्सीलेटर के ऊपर ही मैं घुमाया बस। जब भी खाली दिखता था एक्सीलेटर दबाता था, स्टेयरिंग तो पहले से थोड़ा आ भी रहा था, तो खूब घुमाया गाड़ी। उसका अगला दिन बोलता है कि स्टेयरिंग, एक्सीलेटर और ब्रेक आप करेंगे। मैं बोला चलो ठीक है, ये भी आसान है। एक बार एक्सीलेटर दबाऊंगा और जहां दिक्कतें आ गई, आगे कुछ रोकना होगा तो मैं ब्रेक लगा लूंगा। तो इस तरीके से उन्होंने फिर क्लच, गियर, इस तरीके से लेसन को प्लानिंग किया था, एडेप्टेशन किया था। क्योंकि ड्राइविंग स्कूलों में आपने देखा होगा ड्राइवर की सीट में भी ये सारा चीजें होता है, और साथ में बैठ के जो बंदा आपको सिखाता है उसके पास भी क्लच, एक्सीलेटर, ब्रेक वगैरह होता है साथ। तो आइडिया ये था कि एक अनपढ़ आदमी इस तरीके से इतने बढ़िया तरीके से सब्जेक्ट को एडप्ट किया, क्योंकि मैंने रियलाइज किया कि उसको उस सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा मास्टरी था। तो हमारे लिए बहुत अहम है कि हमारे जितने भी स्पेशल एजुकेटर्स हैं या जनरल एजुकेटर्स हैं, सब्जेक्ट में मास्टरी होने से ही आप बेहतर एडेप्टेशन कर पाएंगे। तो हमारे लिए जरूरत है कि हम पुनः सारे स्पेशल एजुकेटर, इरेस्पेक्टिव ऑफ द डिसेबिलिटी दैट यू आर कैटरिंग, कोई भी डिसेबिलिटी के साथ आप काम कर रहे हैं वो आप छोड़ दीजिए। सब्जेक्ट में कॉम्पिटेंसी लाना आपको आवश्यक होगा अगर आप इंक्लूसिव एजुकेशन में शामिल हैं। सेकंड आता है स्पेशल नीड स्टूडेंट्स को समझना। अब हम बात करते हैं आईडी बच्चों को एडेप्टेशन करेंगे, सीपी बच्चों की एडेप्टेशन करेंगे, ऑटिज्म बच्चों को एडेप्टेशन करेंगे, स्पेसिफिक लर्निंग बच्चों की एडेप्टेशन करेंगे, हियरिंग इम्पेयर्ड, विजुअल इम्पेयर्ड की एडेप्टेशन। तो इन सब डिसेबिलिटीज के बारे में हमें जानकारी कितना है, डिसेबिलिटी के नीड्स के बारे में जानकारी कितना है, हमें डिसेबिलिटी की इम्प्लीकेशन, कोई एक जब दिव्यांगता मेरे में आ जाती है, कोई एक पार्ट जब मेरा अफेक्टेड हो जाती है, उसका असर एक सब्जेक्ट लर्निंग में किस किस तरीके से पड़ता है। और इसके बाद फिर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट जो मेरे सामने आया है उसका स्पेसिफिक नीड क्या क्या है,
उसमें क्या-क्या बाधाएँ हैं, पाबंदियाँ हैं। उसका अटेंशन, उसका परसेप्शन, उसका सेंसरी, उसका मेमोरी, उसका फिजिकल कैपेसिटीज़, दुनिया भर के अनगिनत चीज़ें हैं। तो इसके ऊपर मेरी कितनी कॉम्पिटेंसी है, ये आ जाती है आपकी सेकंड लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी, जो मुझे एडaptation करने में मदद कर सकता है। थर्ड आ जाता है पेडागोजी। पेडागोजी का मतलब ये होता है कोई भी आम सब्जेक्ट सिखाने के लिए, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इंग्लिश, पंजाबी, लिटरेचर, कोई भी सब्जेक्ट आप ले लीजिए, ये सारे सब्जेक्ट सिखाने के लिए जो तरीका होता है, सिखाने की जो प्रणाली होती है, पद्धति होती है, उसको हम पेडागोजी के नाम से जानते हैं। तो पेडागोजी के ऊपर अगर मेरा ट्रेनिंग नहीं है, अगर मुझे पता ही नहीं कि भाई पंजाबी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाना होता है प्राइमरी लेवल को अच्छा से, तो मैं एडेप्टेशन फिर किस चीज़ का करने जाऊँगा? अगर मुझे मैथ्स क्लास सेकेंडरी स्कूल में मैथ्स कैसे पढ़ाना है, मैथ्स पढ़ाने की तरीका क्या होता है, प्रणाली क्या होता है, इसके ऊपर अगर मेरी मास्टरी नहीं है, तो मैं एडेप्टेशन कैसे कर पाऊँगा? तो पेडागोजी के ऊपर ट्रेनिंग होना आवश्यक है। पेडागोजी जितना मेरी अच्छा होगा, उतना ही एडेप्टेशन में मैं बेहतर परफॉर्म कर पाऊँगा। नेक्स्ट आता है नॉलेज ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी। अ, आप लोग गवर्नमेंट स्कूलों में हैं तो हो सकता है एडिप के तहत, एडिप योजना के तहत जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी बच्चों को मिलता है वही आप लोगों को मिलता हो। लेकिन पंजाब में जैसे काफ़ी अच्छे फैमिलीज़ के बच्चे भी आपके स्कूल आते हैं। इसका अलावा पब्लिक स्कूलों में हमने देखा है बहुत रिच फैमिलीज़ के बच्चे आते हैं। तो ऐसे में असिस्टिव टेक्नोलॉजी तो हर 6 महीने में, हर 2 साल में, हर 5 साल में नए-नए टेक्नोलॉजीज़ आते जा रहे हैं, नए-नए सॉफ्टवेयर्स आते जा रहे हैं। तो ये सब की नॉलेज जितना मुझे ज़्यादा होगा, एडaptation उतना मैं बेहतर कर पाऊँगा। तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी, एडाप्टिव डिवाइसेज़ के बारे में हमें जानकारी होना है। जितना ज़्यादा जानकारी होंगे, उतना ही ज़्यादा आपको रिज़ल्ट मिलेगा एडaptation के समय। नेक्स्ट में जो आता है, वो आता है कम्युनिकेशन मोडालिटीज़। अलग-अलग कम्युनिकेशन के जो तरीका है, बोलने की, समझाने की जो तरीका है, किसी को मेरी बातों को आप तक पहुँचाने की जो तरीका है, उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन जो मैं समझता हूँ और जो आपको बताता हूँ, कम्युनिकेशन के अलग-अलग मोडालिटीज़ आज की डेट में मोबाइल से कम्युनिकेशन हो रही है, लैपटॉप से कम्युनिकेशन हो रही है, इंटरनेट की कम्युनिकेशन हो रही है, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन, साइन लैंग्वेज, अल्टरनेटिव एंड ऑगमेंटिव कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, अनगिनत तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो अल्टरनेटिव एंड ऑगमेंटेटिव कम्युनिकेशन के ऊपर हमारी थोड़ी-सी नॉलेज होना है, तब हम बेटर तरीके से हम एडेप्टेशन कर पाएँगे। नेक्स्ट आता है अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी के जो कॉन्सेप्ट थे आज से 10 साल पहले आप कहीं भी स्कूलों में जाके किसी को भी पूछते हैं एक्सेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, वो आपको बताते कि सीढ़ी के बदले रैंप होना स्कूल में और टॉयलेट में रैंप होना, टॉयलेट में 2 रेलिंग होना, यही एक्सेसिबिलिटी है। आज की डेट में एक्सेसिबिलिटी का डेफिनिशन बहुत बड़ा हो चुकी है। एक्सेसिबिलिटी के अंदर बहुत कुछ आ चुका है। एक वेबसाइट में हम 1 सेकंड लगा के हम बता सकते हैं, एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए ये वेबसाइट एक्सेसिबल है कि नहीं। एक हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए हम बता सकते हैं ये वेबसाइट एक्सेसिबल है कि नहीं। एक सेरेब्रल पाल्सी बच्चे के लिए हम बता सकते हैं ये वेबसाइट एक्सेसिबल है कि नहीं। तो देखिए ये तो हो गया वेबसाइट एक्सेसिबिलिटी। इस तरीके से आपकी बुक्स हैं। अब लार्ज प्रिंट बुक आप ढूँढेंगे मिलेगा नहीं कहीं भी। तो लार्ज प्रिंट बुक जब नहीं है तो एक्सेसिबल मटेरियल फॉर लो विजन तो है ही नहीं, एक्सेसिबल मटेरियल फॉर पार्शियली विजन है ही नहीं। तो एक्सेसिबिलिटी की कॉन्सेप्ट को आप किस तरीके से लार्जर कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे और बच्चे की हर दायरे में आप एक्सेसिबिलिटी को कॉन्सेप्ट को कैसे लाएंगे, चाहे वो फुटबॉल की मैदान हो, कल्चरल एक्टिविटीज हो, चाहे क्लासरूम हो, चाहे उसकी किताबें हो, चाहे एग्जाम हो, हर जगह में आपको एक्सेसिबिलिटी की कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा, तब एडेप्टेशन आप बेटर कर पाएंगे। क्योंकि एक्सेसिबल सामान मिलना बच्चे की अधिकार है और एक्सेसिबल सामान अगर उसको मिलता है तो बच्चे की लेवल में एडेप्टेशन की आवश्यकता नहीं है, वो उसका हक है। इसको हम लोग पुराने टाइम में हम लोग इक्वालिटी वर्ड यूज करते थे, आजकल हम शब्द यूज करते हैं इक्विटी। तो अगर इक्विटी है, इक्विटी का मतलब है मुझे जो चाहिए हक के हिसाब से वो मुझे दे दे आप। मैं लिख नहीं पाता हूं तो मुझे राइटर दे दो। मैं राइटर को ठीक से बोल नहीं पाता हूं लेकिन मेरा हाथ थोड़ा थोड़ा चलता है तो मुझे लैपटॉप मिले, मुझे कंप्यूटर मिले। और मेरे को लिखने का भी मन है लेकिन लंबा नहीं लिख सकता हूँ तो मुझे मल्टीपल चॉइस में मिले, कुछ शॉर्ट आंसर में मिले, मैं कर लूँ। तो एक्सेसिबिलिटी की कॉन्सेप्ट को आप ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करें। एक बच्चा है आँख से खराब है, ऑडिटरी बहुत अच्छा सुनता है, उसका सारा रीडिंग मटेरियल मैंने ऑडियो में दे देना है उसको।
एक बच्चा जो किताब से पढ़ने में दिक्कतें होती है, वो डिजिटल दुनिया में जाके अच्छा पढ़ाई कर सकता है, तो उसको डिजिटल में हम लोग किताबें दे सके। एक बच्चे को जो है उसकी मर्जी है, उसको पढ़ना भी है, सुनना भी है, दोनों करना है, तो भाई दोनों हम दे दें। तो इस तरीके से एक्सेसिबिलिटी के कॉन्सेप्ट को हमें थोड़ा-सा बढ़ाना पड़ेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोर कॉम्पिटेंसी जो आपको चाहिए होता है, वो इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी की कल्चर। एक संस्था में, एक बोर्ड में, आप जहाँ भी हो, फ्रेंड्स के साथ एक कल्चर डेवलप करना है जिसके अंदर क्रिएटिविटी और इनोवेशन हो। क्रिएटिविटी और इनोवेशन जहाँ ज़्यादा होंगे, वहाँ आपको एडaptation उतना ही ज़्यादा दिखेगा, जहाँ ये दोनों चीज़ें कम दिखेगा, वहाँ आपको एडaptation कम दिखेगा। तो हम एज़ ए टीचर हम कोशिश करें कितना ज़्यादा हम इनोवेटिव नए-नए तरकीब, नए-नए टेक्नीक, नए-नए तरीके से किस तरीके से हम कोई एक कॉन्सेप्ट को सिखाना चाहते हैं, एक बच्चे को हम हेल्प करना चाहते हैं, तो डेफिनिटली आपके मन में फिर ज़्यादा से ज़्यादा एडaptation के बारे में ख़्याल आने लगेगा। नेक्स्ट जो एक चीज समझना है वो ये समझना है, कई बार हम कहते हैं बोर्ड परमिशन नहीं देता है, बोर्ड इसकी इजाजत नहीं देता है। मैं आपकी एक्सपीरियंस बताऊं पिछले 20 साल की, अ, कि बोर्ड तक बात जाती कैसे है। तो पहला होता है टीचर। टीचर को बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है एक लेवल तक, कि वो अपने तरीके से अलग अलग तरीके से जहां चाहे जैसा चाहे वो एडाप्टेशन करते जाए। उसके बाद प्रिंसिपल लेवल में बहुत सारा एडेप्टेशन की बात आती है, बाद में जाके वो बोर्ड की बात आती है। और मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो बोर्ड की तरफ से जो प्रोविजंस और जो फैसिलिटीज या कंसेशन जो मिलते हैं, ये डायनेमिक है, ये चेंज होते रहता है। आप देखेंगे पिछले 50 सालों में बहुत कम चेंजेस हुए थे, बहुत ही कम चेंजेस हुए थे। पिछले 5 साल में आप देखेंगे बहुत ज्यादा चेंजेस हो गया। आने वाले दिनों में आप देखेंगे हर साल, हर 2 साल में चेंजेस आने लगेगा। सवाल ये कि ये चेंजेस कहाँ से आ रही है, कौन ये चेंजेस करा रही है। ये चेंजेस करा रही है टीचर एंड प्रिंसिपल थ्रू डिमांड ऑफ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स। बच्चों की डिमांड के हिसाब से वो कर रहे हैं। मेरे पास बच्चा है, ब्लाइंड बच्चा, जो ये डिमांड कर रहा है कि मुझे स्क्राइब दे दो, मैं किसी को बोलूंगा कोई लिखेगा। दूसरा एक बच्चा बोल रहा है, ब्लाइंड बच्चा, कि ये जो सामने वाला लिख रहा है आंसर, मैं तो देख नहीं पा रहा हूँ क्या लिख रहा है। इसका हो सकता है स्पेलिंग गलत हो रहा हो, इसका हो सकता है हैंडराइटिंग ठीक नहीं हो सर, इसके चक्कर में मेरे को कम नंबर आ जाएगा सर, तो मैं स्क्राइब से नहीं लिखूंगा, मैं तो सर ब्रेल पेपर में खुद ही लिखूंगा, मुझे ब्रेल पेपर में लिखने दो। मतलब कोई नहीं भैया लिख लो। तीसरा बच्चा आके बोलता है नहीं सर, मुझे परमिशन दिलाओ, मैं ब्रेल का जो टाइपराइटर होता है ना उसमें लिखूंगा। तो ठीक है भाई, टाइपराइटर में। चौथा बोलता है नहीं सर, मुझे तो कंप्यूटर दे दो, उसमें मैं लिखूंगा। पांचवा बोलता है मुझे तो सर सॉफ्टवेयर डाल के मुझे लैपटॉप दे दो, मैं उसमें लिखूंगा। पांचवा बोलता है मुझे ये सब चीजें तो सर ज्यादा प्रैक्टिस में है नहीं, मैं अपनी मोबाइल में कर सकता हूँ, मोबाइल में बड़ा तेज हूँ, मोबाइल में करूंगा। एक बच्चा बोलता है सर ये सब करने में बहुत टाइम लगेगा, मैं जो है ऑडियो आंसर दूंगा, मैं बोल के आंसर दूंगा, आप रिकॉर्ड करिए और उसके ऊपर इवैल्यूएट करिए, लिखने की क्या जरूरत है। ठीक है भाई। एक बच्चा बोलता है कि ये सब नहीं चलेगा, अब जो है मुझे अलग तरीके से आप कुछ एग्जाम कराइए, मेरे हिसाब से और कराइए, तो उसके ऊपर भी हमें सोचना पड़ेगा कि क्या कराया जाए। तो ये सब चीजें जो है बोर्ड धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रही है। तो ये समझ के हम ना चले, छोटे बच्चों के लिए स्पेशली, कि ये बोर्ड में परमिशिबल है तो वही हो पाएगा, वो बोर्ड में परमिशिबल नहीं है तो ये नहीं हो पाएगा। तो शुरू में जब हम लर्निंग की बात कर रहे हैं, बच्चे की बुद्धि की बात कर रहे हैं, बुद्धि विकास की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो बोर्ड के बारे में आप ना सोचें। बच्चों को कॉन्सेप्ट देना है, बच्चों को सिखाना है, बच्चों को विकास करना है। जब विकास की बात आएगी, शिक्षा की बात आएगी, तो बोर्ड के बारे में आप छोटे बच्चों के लिए तो ना ही सोचें। एग्जाम्पल देना चाहूंगा, कितना ज्यादा फ्लेक्सिबल दुनिया हो जाती है। मेरी नौकरी इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में लगी थी कई साल पहले, बहुत साल हो गया इस बात को। तो एक आर्मी के बस आए, उसमें बहुत सारे औरतें थी, और उसमें एक बहुत ही स्मार्ट महिला, बिल्कुल ही हाई फाई एकदम से आई, आके मुझे एक लिस्ट दी। लिस्ट देके बोलती है इनका ये लिस्ट है, आगे इनकी एग्जामिनेशन डेट्स लिखे हुए हैं, सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, इनका एग्जाम कराइए। मैं तो देखते रह गया, मैं बोला ये क्या तरीका है भाई।
बच्चे का नाम, किसी इंसान का नाम लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है बीए फर्स्ट ईयर, आगे लिखा हुआ है ज्योग्राफी, आगे लिखा हुआ है 12 तारीख आफ्टरनून 2 बजे। तो ये क्या तरीका हो गया? मैंने मैडम से पूछा, मैडम ये क्या है? नहीं, ये लोग ऐसे ही समय में एग्जाम देना चाहते हैं, इनका सबका मैं टाइम टेबल लेके आया, कब वो एग्जाम देना चाहते हैं, किस समय देना चाहते हैं, कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम कब देना चाहते हैं। तो मैं तो बड़ा हैरान हो गया, मैं नया नया नौकरी में, बोला ये क्या तरीका है? हम तो पूरे देश भर के लिए टाइम टेबल बना रहे हैं, ये मैडम का ये क्या तरीका है? मैं भाग भाग के गया कागज लेके ऑफिसर्स के पास। तो एक ऑफिसर ऊपर के पास भेजता है, ऊपर वाला ऊपर ऊपर, ऐसे ऐसे करके मैं रजिस्टर के पास चला गया। रजिस्टर इन इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी इज ए बिग ऑफिसर, प्रोफेसर होते हैं वो मेरी शक्ल देख के बोलते हैं कितने दिन से यहाँ नौकरी कर रहे हो? मैं बोला सर 2-3 महीना हुआ है। तो मेरी तरफ से स्माइल करके बोलते हैं थोड़ा सा स्टडी करिए हमारा यूनिवर्सिटी के बारे में, नौकरी लग गया, पता तो होना चाहिए आपको थोड़ा यूनिवर्सिटी के सिस्टम्स के बारे में। और कागज के नीचे, जो मैंने कागज लेके गया उसके नीचे अ और ह लिख के साइन कर दिया। अब मुझे ना अ का मतलब पता, ना ह का मतलब पता, फिर दोबारा इससे पूछूं उससे पूछूं, ये भी बताए, उसके पास जाओ उसके पास जाओ। फिर एक अटेंडेंट निकला, एक अटेंडेंट सफेद कपड़े में बैठे हुए थे, उन्होंने मेरा बड़ा खिल्ली उड़ाया, खिल्ली उड़ा के बोला अ ह का मतलब है अनुमति है। अब मैं उस कागज को लेके हैरान रह गया कि कैसा ऐसे हो सकता है कि 100 लोगों का नाम लिखा हुआ है, वो अपना मर्जी से जिस दिन एग्जाम देना चाहता है वो लिखा हुआ है, वो अपना मर्जी से जिस समय एग्जाम देना चाहता है वो लिखा हुआ है। और बाद में पता लगा कि इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में ऐसा एक डिपार्टमेंट बना हुआ है जिस डिपार्टमेंट का नाम था ऑन डिमांड एग्जामिनेशन। तो अब देखिए, ये मैं बता रहा हूँ 20 साल पुरानी बात आपको बता रहा हूँ। तो ये जो बोर्ड की हम झांसा देते हैं, दिस इज फ्लेक्सिबल, एडवोकेसी प्रॉपर हो, टीचर प्रिंसिपल सब लोग जेन्युइनली बच्चे के साथ काम करें, तो डेफिनेटली एडाप्टेशन एकोमोडेशन बोर्ड लेवल में भी होती है। जब मैं दिल्ली नया नया आया था, आज से 20 साल पहले, 20 साल नहीं 30 साल हो गया, तो ये सवाल मैं गांव में जाके सबको पूछता था, 10वीं फेल, 12वीं पे फेल, ग्रेजुएशन करे, लीगल है इलीगल है? तो आसाम में कोई भी प्राणी, पूरे आसाम नहीं पूरे नॉर्थ ईस्ट में हमारे 8 स्टेट हैं, 8 स्टेट के सारे लोग मुझे कहते थे ये फर्जी है, ये फर्जी है, ये फर्जी है। ऐसा तो बहुत देखा है, यूपी बिहार दिल्ली उल्ली में ऐसा बहुत चलता है, जहाँ 10वीं ना करो 12वीं ना करो और सीधा सीधा वो ग्रेजुएशन की डिग्री बांटते हैं, पैसा दो डिग्री लो, इस टाइप का सिस्टम है। तो मैं उनको तब समझाता था कि इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी ने आज से 30 साल पहले ऐसा प्रोविजन निकाला कि जिन्होंने 10वीं फेल किया हो, जिसने 12वीं फेल किया हो, कभी स्कूल ना गया हो, वो बंदा सीधा इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन में दाखिला ले सके। ये प्रोविजन आज भी है। बीपीपी प्रोग्राम में आपको दाखिला कराते हैं, आपको ये नहीं बोलते आपको बीए नहीं कराएंगे, आपको कहते हैं बीए में आपका एडमिशन कंफर्म है, उससे पहले आपको ये 3 पेपर देनी होगी। ये 3 पेपर का नाम बीपीपी है, बैचलर्स प्रिपरेटरी प्रोग्राम नाम के। ये 3 पेपर में आप पास करेंगे, फिर आगे आपका बीए में जो हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी लेना चाहे आप लेंगे। तो ये एक्सपीरियंस भी मुझे तब हुई जब वो आर्मी की महिला दोबारा आई, दोबारा वो एक ट्रक जवान लेके आए, 2 ट्रक जवान लेके आ गए, दोबारा उन्होंने मुझे वो 50 फॉर्म जमा कर दिया मेरे पास जिसमें लिखा हुआ था 10वीं फेल 12वीं फेल, और सबके आगे लिखा हुआ है बीए करे के सारे, कोई हिस्ट्री में, कोई इंग्लिश में, कोई हिंदी में। तब जाके वही थी दोबारा इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के सारा डिपार्टमेंट का चक्कर लगा, तो मुझे समझ में आया कि ऐसा भी सिस्टम हमारे देश से आज में 30 साल पहले से चल रहा है। तो उम्मीद ये है कि आने वाले दिनों में ये बोर्ड्स की जो प्रॉब्लम्स है ये सब धीरे धीरे सॉर्ट आउट होंगी। बट एज ए टीचर, एज ए प्रिंसिपल, हमें इस चीज को आगे बढ़ाने का ये हमारा मैंडेट है, ये हमारा कर्तव्य है, इसको लेके हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चंस आई है, मैं उसको थोड़ा सा दोबारा बता दूं। एक है यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग के बारे में दोबारा पूछा है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है मैडम या सर जो भी पूछ रहे हैं। यूनिवर्सल डिजाइन में 3 चीजें हैं मैम। मल्टीपल मोड इज द की वर्ड। मल्टीपल मोड मतलब अलग अलग, अनगिनत अलग अलग तरीके से कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट करना, अलग अलग तरीके से बच्चे को अलग अलग एक्टिविटी के जरिए उस कॉन्सेप्ट में घुसा के रखना। और थर्ड में है अलग अलग तरीके से बच्चे को क्या आता है, क्या समझ में आता है, उस चीज को एक्सप्रेस करने की, बोलने की या एक्सप्रेस करने की मौका देना। मैंने उदाहरण दिया था आपको, आम का कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए मैंने अलग अलग 10-10 तरीके से मैंने
कॉन्सेप्ट सिखाया बच्चे को आम का। फिर बच्चे को आम की कॉन्सेप्ट में एंगेज रखने के लिए मैंने बच्चे को आम खिलाया, आम छिलवाया, आम कटवाया, आम का टेस्ट किया, आम को सूंघने दिया, आम का पत्ती तोड़े, आम के ड्राइंग किया, आम के ऊपर वीडियो गेम खेले। बच्चे को अलग अलग तरीके से मैंने कॉन्सेप्ट को एंगेज किया। फिर बच्चे को जानने के लिए बच्चे को आम का कॉन्सेप्ट में कितना समझ में आया, मैंने रिटन टेस्ट भी कराया, मैंने वर्बली भी पूछा, मैंने क्विज भी लिया, मैंने एक्सटेम्पोर स्पीच भी करा लिया, मैंने ड्राइंग भी करा लिया। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट जब आप मिला देंगे, मल्टीपल मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉन्सेप्ट, मल्टीपल मोड्स ऑफ एंगेजमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों को घुसा के रखना उसके अंदर, एक्टिविटी के अंदर, उस कॉन्सेप्ट में मल्टीपल मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन, बच्चे को जवाब देना या उसके बारे में बताना, ये तीनों चीजें आप प्रैक्टिस करेंगे तो कोई भी कॉन्सेप्ट को लेके शुरू शुरू में मुश्किल आएगी, लेकिन आप 10 कोई कॉन्सेप्ट को लेके जब यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग प्रैक्टिस करेंगे, अगला 10 आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। टाइप्स ऑफ एडेप्टेशन के बारे में आपने पूछा, मैंने बताया था आप लोगों को, अलग अलग तरीके से व्याख्या करके बताया था, लेकिन नौ एडेप्टेशन के बारे में हमने जिक्र की थी आप लोगों से। मैं रिपीट कर देता हूं तुरंत, लेकिन एग्जांपल्स के साथ इस बार रिपीट नहीं करूंगा, कारण कि ये यूट्यूब है, यूट्यूब में आप जाके दोबारा इस लेसन को देख सकते हैं। मैंने बहुत सारा एग्जांपल्स के साथ व्याख्या किया था, इसलिए दोबारा मैं एग्जांपल्स के साथ तो नहीं बोलूंगा, रिवीजन के तौर पे आपको बता देता हूं। पहले हमने बताया था टाइप्स ऑफ एडेप्टेशन में इनपुट, सेकंड आउटपुट, थर्ड टाइम या ड्यूरेशन, फोर्थ डिफिकल्टी लेवल, फिफ्थ लेवल ऑफ सपोर्ट, सिक्स्थ साइज ऑफ कंटेंट, सेवेंथ डिग्री ऑफ पार्टिसिपेशन, आठवीं ऑल्टरनेट गोल्स, नंबर 9 सब्स्टिट्यूट करिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आया है जो मुझे समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, फिर भी मैं पढ़ देता हूं और उसको मुझे जितना समझ में आया है उतना मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। हाउ मेनी चैप्टर्स enrolled in short term goal and how it will be prepared in IP for CWSN? एडेप्टेशन कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आज मैंने बहुत देर आप लोगों से बात किया, एडेप्टेशन के कोई लिमिट नहीं है, जब हाउ मेनी वर्ड आप इस्तेमाल करेंगे लागू ही नहीं है। किसी बच्चे के लिए पूरा का पूरा ही एडेप्टेशन होगा, किसी बच्चे के लिए बहुत ही छोटा सा एडेप्टेशन होगा। लेकिन इसका जो है प्रॉब्लम समझने में तब दिक्कतें आती है जब हम जनरल एजुकेशन टीचर और स्पेशल एजुकेशन टीचर को रोल को हम समझ नहीं पाते हैं। जब हम करिकुलर एकोमोडेशन की बात करेंगे तो बाय एंड लार्ज जनरल एजुकेशन टीचर उस सब्जेक्ट को करा रहे हैं। जब करिकुलर एडेप्टेशन की बात करेंगे, काफी सारा चीजें तो जनरल एजुकेशन टीचर की पार्ट होगी। तो करिकुलर मॉडिफिकेशन की बात करेंगे तब भी काफी सारा चीजें तो जनरल एजुकेशन टीचर की पार्ट होगी। तो आईपी के अंदर कुछ कुछ स्पेसिफिक चीजें लाना पड़ता है जब करिकुलर एडेप्टेशन की बात करेंगे। हाँ, अगर आप करिकुलर सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, डिफरेंट करिकुलम की बात कर रहे हैं, फंक्शनल करिकुलम की बात कर रहे हैं, लाइफ स्किल करिकुलम की बात कर रहे हैं, तब आपका इस टाइप के शब्द लागू होता है कि हाउ मेनी गोल्स लेना होगा, हाउ मेनी लेसन्स लेना होगा। और बाय एंड लार्ज इसको आप लोग फ्लेक्सिबल रखिए, हर एक बच्चे के लिए अलग अलग होती है। आप आज की लेसन को, क्योंकि काफी तेजी से हम लोगों ने आज की लेसन को किया है, मैं चाहूंगा इस लेसन को आप लोग पुनः बार बार इसको सुने, सुन के फिर आप लोगों का जो डाउट है वो आप मुझे पूछे तो बेहतर होगा। कारण कि इस लेसन को समझना, एग्जाम्पल्स के साथ समझना, और इस लेसन को आज की जो हमारी जितनी डिस्कशन रही है इसको प्रैक्टिस करना, आप 2 3 4 बार इसके हर एक पहलू के ऊपर गौर करिए, 2 3 4 बार हर एक पहलू के ऊपर आप प्रैक्टिस करिए, तब जाके आप लोगों की जो क्वेश्चंस होंगी वो कुछ पिन पॉइंटेड होंगी, स्पेसिफिक होगी, और मैं भी आपको ज्यादा मदद कर पाऊंगा। आज के लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों से जल्दी विदाई लेना चाहूंगा, मेरा कुछ एक मीटिंग आ गया है एक्चुअली 2 बजे, मुझे थोड़ी 10 मिनट तैयारी भी करनी पड़ेगी। फिर भी मैं चाहूंगा आप लोग अगर कुछ इमीडिएटली कुछ पूछना चाहे कोई तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, नमस्कार जी। थैंक यू सर।
हाँ जी सर, इजाजत हो तो मैं आज थोड़ा वाइंड अप कर सकता हूँ 10-15 मिनट पहले सर। जी 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 सर, कोई बात नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत यूजफुल रहा ये अडेप्टेशन का टॉपिक हमारा। कल हम मिलते हैं सर फिर दोबारा 12 बजे। ठीक, थैंक यू जी, ठीक थैंक है। यू।